और जो लिखा था ना कि गंगा घाट का पानी पिया है, सबको मैं पानी पिला दूंगा। तो जो गाता है ना कि जीता था जिसके लिए, पहले वाले रोमांटिक एंगल में है कि जीता हूँ जिसके लिए मरता हूँ, एक ऐसी लड़की है जिसे मैं प्यार करता हूँ। जी जी। आज हम एक ऐसे अजीम शायर के साथ, गीतकार के साथ हैं जिनका नाम है शीतला पांडे, जिनका नाम है राजन, प्यार से बुलाते हैं। और दुनिया जिस नाम से जानती है वो है समीर अंजान। समीर अंजान यानी अंजान साहब, मशहूर शायर, मशहूर गीतकार अंजान साहब के सुपुत्र समीर अंजान। 5000 से ज़्यादा गाने, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम, 3 फिल्म फेयर, और जो गीत हैं उन्होंने लिखे वो एक से एक अद्भुत, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। समीर सर, आपका मेरे पॉडकास्ट लीजेंड्स विद हरीश शर्मा में स्वागत है। थैंक यू वेरी मच हरीश जी, और बड़ा अच्छा लगा। और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। आपसे बेहतर ये काम कोई कर नहीं सकता, क्योंकि आप जितने करीब से इंडस्ट्री के लोगों को और इंडस्ट्री को जानते हैं, तो ये काम तो आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। बट चलो, देर आए दुरुस्त आए। सर, हमारा ये जो प्रोग्राम है ना, एक सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने टाइम दिया। इतनी रात को हम अभी ये शुरू कर रहे हैं, 10-11 बजे करीब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो ये फॉर्मेट है, ये हम उस दौड़ में नहीं है जिसमें हजारों लाखों व्यूज चाहिए या लाइक चाहिए। हमारा इस प्रोग्राम का बनाने का उद्देश्य ये है कि अब से 10 साल बाद, 15 साल बाद कोई यदि आप पर रिसर्च करे और आप पर कोई किताब लिखना चाहे, आप पर कोई डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहे, या आपके ऊपर रिसर्च कहीं पेपर किसी यूनिवर्सिटी में जाए और कुछ करें, तो उसको कोई भटकना ना पड़े। इस एक ही शो में उसको सारी दुनिया भर की आपके बारे में पता चल जाएगा। ये मेरा उद्देश्य। बहुत बढ़िया है। तो सर, 5000 गाने कुछ ज़्यादा नहीं है। नहीं, अभी हरीश जी 5000 पहुँचे नहीं हैं, पहुँच जाएंगे। आप लोगों की दुआ, भोजपुरी वगैरह मिला के तो हो ही गए होंगे। नहीं, अभी वो भी थोड़े कम है। और अच्छा। मैं चूंकि रिकॉर्ड जब आ जाता है तो उसमें भोजपुरी गानों का जिक्र नहीं होता। अच्छा। तो वैसे तो जुड़ने जाएं तो बहुत हो जाएंगे, मगर मैं हिंदी का रिकॉर्ड वहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ। और ईश्वर की कृपा रही, उन्होंने ही सब कुछ करवाया है, तो शायद वही करवा दे। मगर ये सब हो गया, ये किसी और ताकत ने कर लिया। ये मेरे बस की बात नहीं थी। मैं तो केवल एक ही काम कर रहा था, केवल काम कर रहा था, केवल लिखते जा रहा था। और आज भी वही करता हूँ, केवल लिखते जाता हूँ। ये रिकॉर्ड्स और ये इतिहास और ये भूगोल बनता रहता है। मुझे इन चीज़ों से कोई बहुत दिलचस्पी नहीं है। लोग, आप जैसे लोग ये जो रिकॉर्ड जैसे बना रहे हैं, ये वो लोग हैं जो मेरे इतने बड़े फ़ैन हैं। कितने इनसाइक्लोपीडिया हैं कि जब गिनीज बुक वालों ने उनसे बोला तो मेरे पास कुछ लिखा हुआ ही नहीं था। वो हमारे एक विश्वास नेरुलकर जी हैं, वो बेचारे मेरे सारे रिकॉर्ड निकाल के उनको ले जाके पेश किए। तो अच्छा लगता है आप लोगों से बात करता। मुझे बड़ा सुकून रहता है कि चलो कोई तो है जो मेरे बारे में सोच रहा है, जो मेरा रिकॉर्ड बना रहा है। राइट। सर, यदि मैं पीछे जाऊं तो आपके गानों के बारे में, आपके बारे में बहुत सारे यूट्यूब पर और पॉडकास्ट और चैनलों पर सब मिलता है, लेकिन मैं थोड़ा सा छूना चाहता हूँ बनारस को। तो जब बनारस की बात मैं यदि आपसे करता हूँ तो आपको क्या ख्याल आता है, क्या ध्यान आता है बनारस के बारे में? कुछ नहीं, मेरा बचपन याद आता है, मेरी जवानी याद आती है, बनारस की वो गलियां याद आती हैं, बाबा विश्वनाथ का मंदिर, संकट मोचन का मंदिर, काल भैरव का मंदिर। वो सारे मंजर मेरी आंखों के सामने से गुजर जाते हैं, क्योंकि मैंने बनारस को जिया बहुत करीब से है। मैं बनारस के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ रहा हूँ। और जहाँ आपका बचपन बीतता है ना और जवानी गुजरती है ना, वो जगह आप आखिरी सांस तक नहीं भूलते, क्योंकि वो यादें कहीं कंप्यूटर में जाके फीड हो जाती हैं
और ये दिमाग का कंप्यूटर ऐसा है कि अगर इसमें एक चीज़ फीड हो गई ना तो ये जल्दी से निकलती नहीं। तो बनारस का खाना, बनारस का पीना, बनारस का पान, बनारस की भांग, बनारस की गंगा, बनारस की नैया को क्या क्या चीज़ का, बनारस की साड़ी, आपको क्या क्या बताऊं, बनारस का सुबह का नाश्ता कचौरी जलेबी का। तो बनारस में तो वो एक अद्भुत शहर है, अद्वितीय शहर है जिसकी तुलना कभी किसी शहर से हो ही नहीं सकती। और मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं बाबा विश्वनाथ की उस नगरी में पैदा हुआ। सर, किसी का बचपन जो होता है ना वो बहुत, और किसी बहुत उसके बाद वो बहुत शख्स पॉपुलर हो तो उसके पास बताने को इतनी कहानियाँ होती हैं कि और लोग सुनना चाहते हैं। तो मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि आपको तैरना तो आता ही होगा। जो बनारस में यदि जन्म लिया तो तैरना तो आता ही होगा। तैरना? हाँ, बिल्कुल आता था। मैं गंगा नदी पार कर चुका हूँ। अच्छा जी, और एक दो बार नहीं, एक दौर ऐसा आया था कि मैं और मेरे 2-3 दोस्त रोज़ गंगा नहाने जाते थे। सुबह हम 6:30-7 बजे निकल जाते थे और नदी तैर के उस पार जाके सैंड पे लेट के एक जो गंगा की रेतों का जो आनंद लेना होता थे लेते थे। और कभी कभी नाव होती थी, कभी कभी तैर के जाते थे। सुबह तैर के जाते थे, शाम को जब भांग भांग छन जाती थी तब नाव लेके हम लोग जाते थे। तो वहाँ की एक एक नाव, वहाँ के एक एक मल्लाह, वहाँ का एक एक घाट मुझे याद है। अच्छा। और जो लिखा था ना कि गंगा घाट का पानी पिया है सबको मैं पानी पिला दूंगा, तो वो गंगा घाट के पानी का असर रहा है कहीं ना कहीं। तो आपने जैसे आपने कई जगह बोला है, अभी भी बोला है कि मैं नहीं लिखता हूँ, कोई तीसरी शक्ति है। तो ऐसे इन शक्तियों में यकीन करते हैं आप? बिल्कुल करता हूँ। मैं ईश्वर का एक नाम देता हूँ विश्वास। विश्वास का दूसरा नाम है ईश्वर। और जिस चीज़ पे आपको विश्वास हो वही आपको ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा हेल्प करे। विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। आपके संघर्ष पे आपका विश्वास होना चाहिए, आपको जो चीज़ आपके लक्ष्य को पाने पर आपका विश्वास होना चाहिए, ईश्वर में आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, आपका विश्वास होना चाहिए। अगर आपको विश्वास नहीं है तो वो अंधभक्ति हो जाती है, वो मतलब की भक्ति हो जाती है कि केवल आप भीख मांगने के लिए भगवान का साथ चाहते हैं आप। मैं कहीं भी मंदिर मस्जिद कहीं भी जाता हूँ, मैं कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगता हूँ, मैं केवल उनका धन्यवाद प्रकट करने जाता हूँ कि आपने जो दिया है मुझे, मैं उसका आभार प्रकट करने आया हूँ आप तक। तो उस समय का राजन या शीतला कितना शैतान था? बहुत। मेरी बचपन की शैतानियत की कहानियाँ मेरी माँ, मेरी चाची, मेरे गांव वाले आज तक सुनाते हैं। लोग जो गांव में वो तेली तेल बेचने आता था ना, वो ये पूछ के आता था, मेरे बाल बड़े लंबे लंबे थे कि वो झुटलवा उधर है तो नहीं। मैं उसको इतना तंग करता था कि बेचारा अपने सर का बोझा नीचे रख के चला जाता था, बोले भाई मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ। तो गांव में जब मैं जाऊँ तो दोस्तों के साथ अखाड़ा खोदना, अखाड़ा लड़ना, और कोई रास्ते में जा रहा है तो उसको पीछे से पत्थर मारना, कोई ट्रक जा रही है तो गली जो अपना कच्चे रास्ते होते थे उन रास्तों को खोद के उनके ऊपर एक कागज़ का कुछ लगा के फिर मिट्टी रख देते थे कि साली ट्रक यहीं फंसेगी तो हम लोग उस पर बैठ के कुछ दूर तक जाएंगे। तो जितनी बदमाशियां हो सकती हैं गांव में सब मैं करता था। तो वो जो उस समय के जो पॉपुलर खेल होते थे, पतंगबाजी, गिल्ली डंडा, कंचा गोली, वो सब होता था वहाँ? वही होता था। और होता क्या था तब, थोड़ी वो मोबाइल था, लैपटॉप था, कंप्यूटर था या गेम थे। पेड़ पे आती पाती खेलना और लुका छिपी रात को खेलना, और वो गिट्टी बना के या गिट्टी बना के मारना, तो यही हमारा एंटरटेनमेंट यही होता था। राइट राइट। तो सर मेरी पूछूं कि आप कितने सिबलिंग्स हैं, आपके भाई बहन? मैं 2 भाई हूँ केवल जी। मगर मेरे चाचा जी की बेटी को मेरे पिताजी ने अडॉप्ट किया था। अच्छा। और वो मेरे लिए मेरी बहन से ज़्यादा बढ़ के है। अच्छा। वो भी बॉम्बे में है, तो हम 2 भाई 1 बहन हैं। अच्छा, तो वो भाई दूसरे हैं? दूसरे भाई बनारस में सेटल्ड हैं, उनके 3 बच्चे हैं, तीनों इंजीनियर हैं। अच्छा। एक दिल्ली में है, एक मुंबई में है और एक बेंगलोर में है।
अच्छा। और वो मियाँ बीबी वहाँ पे हैं और मेरी चाची अभी जिंदा हैं, ओके। वो उन्हीं के साथ वहाँ रहती हैं। आपका कोई और रिलेटिव भी फिल्म इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं, कोई है ऐसे? नहीं, कोई नहीं है। अच्छा, तो आपके बड़े भाई थे, छोटे हैं? बड़े हैं वो, बड़े हैं। तो कितने बड़े हैं सर? कम से कम 4 साल बड़े हैं मुझसे। अच्छा, तो मतलब खेल, बचपन के खेल में भी वो आपके साथ? नहीं, उनसे मैं कभी उनके साथ नहीं खेलता अच्छा। था, क्योंकि मेरा उनका एक अजीब रिश्ता था। मैं बड़ी इज्जत करता था और मैं उनसे हमेशा एक दूरी बना के अच्छा, रखता था कि भैया अच्छा। के साथ नहीं खेलना। अच्छा, हमारे दोस्त इतने गांव में थे कि मुझे भाई के साथ कौन सा गांव सर आपका? ओदार, ये बाबतपुर एयरपोर्ट जो है ना, हाँ हाँ हाँ। वहाँ से जितनी दूरी पे मेरे गांव का मकान है, उतनी दूरी पे शहर का मकान है। अच्छा, तो उसका नाम उदार है। मेरे ख्याल से अगर आप गाड़ी से जाएं तो 20 मिनट 15 मिनट में आप मेरे गांव पहुंच जाएंगे बाबतपुर हवाई जहाज से। अच्छा। तो उस समय का गांव और आज के गांव में क्या फ़र्क होगा? गांव रह ही नहीं गया हरीश जी, शहर मिल गया होगा। अब तो इतना शहरीकरण हो गया है कि अब तो गांव में भी कचौरी और जलेबी का नाश्ता हो रहा है। गांव में भी लोग ब्रश और टूथपेस्ट करने लगे हैं। वो नीम का की दातुअन और वो महुए का खेत और वो कल्चर सब नहीं रहा। विलुप्त हो गए हैं सब। जी जी जी। तो सर आप बचपन में कैसे थे पढ़ने में? पढ़ने ही नहीं जाता था, तो पढ़ने में कैसा था है, तो मैं 3री क्लास तक पढ़ा ही नहीं हूँ। मैं जाता था, भाग जाता था, कभी अरहर के खेत में छुप गया हूँ, कभी गन्ने के खेत में छुपा हूँ, और माँ बाप परेशान कि इसका करें क्या। तब मेरे दादाजी एक बार गए और एक क्लास टीचर को बोले कि भाई इसका कुछ करिए, और उनकी मैं बड़ी वीरेंद्र मिश्रा नाम था, आज तक मुझे याद है, वो मेरी साइकोलॉजी को समझ गए। तो एक दिन बैठा के मुझे पूछते कि तू भागता क्यों है, क्यों नहीं आता क्लास। तो बोला मेरा दिल नहीं लगता। तो मेरा क्या दिल कहाँ लगता है? बोले मेरा दिल गाने में लगता है। तो बोले आ जा, मैं तुझसे केवल गाना गवाऊँगा, तुझे पढ़ाऊँगा नहीं। अरे मैंने बोला ये बढ़िया हो गया। और मैं जाता था, जब क्लास ख़त्म हो जाए तो मुझे टेबल के पास खड़ा करा के गाना गवाते थे। तो वहाँ से तो मेरी शुरुआत हुई। मगर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया ना, फिर मेरी रुझान बढ़ने लगी और फिर मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा भी हो गया। और फिर तो मैंने M.Com तक की पढ़ाई की, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे मैं समझने लगा उसकी इम्पोर्टेंस कि भैया एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो आपके जैसे दूसरे भाई हैं और आपकी बहन है, वो भी सब पढ़ाई वढ़ाई में? हाँ, हमें से बहुत अच्छे रहे हैं वो लोग। अच्छा, तो बनारस का शीतला पांडे घर वालों का राजन और अपनी चाहने वाली द्वारा समीर नाम तस्दीक होने के बाद फिल्म इंडस्ट्री का समीर सुपर डुपर हो गया। फिल्म इंडस्ट्री का समीर सुपर डुपर हिट हो गया। हाँ, करवा दिया मालिक ने जो भी कुछ किया। मैंने एक नाम लिया सर, चमत्कार उसी का है। मैंने एक नाम लिया, बनारस का शीतला पांडे, घर वालों का राजन और अपनी चाहने वाली द्वारा समीर नाम तस्दीक होने के बाद फिल्म इंडस्ट्री का समीर सुपर डुपर हो गया। बहुत बढ़िया है। इसमें एक पूरी कहानी इसी में आ जाती है, टाइटल में ही। जी। तो वो जो समीर, जिस लड़की को आपने बताया था कि समीर नाम कैसा है, तो उस लड़की का हिंट आपने किसी भी पॉडकास्ट में नहीं दिया है। तो इसमें कुछ एक अक्षर सा से है या हा से है, रा से है, माँ से है, कुछ बताना चाहें? प्यार जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द से उसका शुरू होता है। अच्छा, आपने हिंट दे दिया है। सर आप 1990 से लेकर और 2025 तक लगातार छाए हुए हैं। इतने लंबे समय तक सिर्फ अमिताभ बच्चन छाए हुए हैं और आप छाए हुए हैं। मतलब एक्टिंग में अमिताभ बच्चन और गीत गाने लिखने में आप, और आप अभी भी लगातार लिख रहे हैं। आपने मुझे बताया कि सिर्फ तुम के में 10 गाने, आपके पूरे 10 गाने हैं, और DPS का म्यूजिक आपने बताया उसके अंदर पहली बार, DSP का म्यूजिक पहली बार हिंदी फिल्म में है जी। तो ये तो आपने ब्रेकिंग खबर दे दी है, बहुत शानदार। मेरे लिए भी ब्रेकिंग ही फिल्म थी। जब मुझे ये पता चला कि इस फिल्म में 10 गाने हैं, मैंने बोला आज के दौर में जहाँ लोग एक गाना रखने में घबराते हैं, वहाँ इस डायरेक्टर ने इतनी बड़ी डेयरिंग की कि 10 गाने। मगर उसमें जो लोग जुड़े हुए, गणेश आचार्य हमारी इंडस्ट्री के सबसे बड़े डांसर हैं, तो म्यूजिक से उनका ताल्लुकात, तो बड़े शौकीन आदमी हैं म्यूजिक के वो, और म्यूजिक के साथ साथ शायरी के बड़े शौकीन हैं, क्योंकि ये लोग गीतों के बोल को समझ के डांस के स्टेप बनाते थे।
आजकल के पागल डांस डायरेक्टरों के कुछ भी बना रहे हैं जिसका गाने से कोई लेना देना नहीं, और ये उनकी पिक्चर है। दीपक शिवदासानी एक मेरा बहुत महबूब डायरेक्टर रहा है, उसके साथ मैंने बहुत काम किया है। तो कहीं ना कहीं ये संजोग रहा कि ये फिल्म मुझे मिली और उसमें इतने सारे गाने इन लोगों ने रखे हैं। सर ये सिर्फ तुम का पहली वाली सिर्फ तुमसे कुछ लेना देना है? नहीं, कोई इसका सिक्वल एक ही लेना है, वो भी लव स्टोरी थी, ये भी लव स्टोरी है। अच्छा, इतना ही लेना है। तो जैसे वो टाइटल सिर्फ तुम, पहले तो शायद बोनी कपूर के पास, तो इतने गैप के बाद वो मैं बोनी कपूर से उसने रिक्वेस्ट करके लिया है। अच्छा, और दीपक तिवारी को बोनी जी बहुत मानते हैं, तो उन्होंने दे दिया कि ले जा भाई तू बना ले। अच्छा, तो सर ये जो 10 गाने आपने लिख चुके हैं या लिखेंगे? लिख चुका हूँ, म्यूजिक चल रहा है उसका। और म्यूजिक किसका है? डीएसपी। अच्छा हाँ, डीएसपी। तो ये तो बहुत बड़ा कमाल का कॉम्बिनेशन है मुझे लगता है बहुत। हाँ। साउथ और आप कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में शूट है पूरी पिक्चर ऑस्ट्रेलिया में शूट है, और उस पर मैंने ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दोस्ती के ऊपर भी एक गाना लिखा है। अच्छा, तो मतलब बड़े फिल्म भी बड़ी अतरंगी होगी, और मुझे लगता है गाने भी जो है वो नहीं सर, फिल्म बहुत हार्ट टचिंग फिल्म है। अच्छा, लव स्टोरी, बहुत कमाल की लव स्टोरी है। फिल्म रुलाएगी भी, लोगों को मोहब्बत करना भी सिखाएगी। स्टार कास्ट कुछ पता है आपको? नया लड़का, और इस बार जो मिस इंडिया लड़की रही है कोई गुप्ता नाम है उसका, मुझे अभी नाम अच्छा। है। अभी वो इस ब्लास्टर बनी। हाँ, अच्छा, वो है उसके अंदर। तो आप उसके अलावा आपने बताया कि गलवान भी आपने लिखी है, सलमान खान की। जी, उसमें कितने गाने हैं? उसमें 5 गाने हैं। 5 गाने आपके ही हैं? जी। तो ये तो हिमेश रेशमिया जी का म्यूजिक है उसमें। फिर तो ये ट्रेंड फिर से चेंज हो गया फिर तो। अभी नहीं तो बीच में तो ये ट्रेंड हो गया थी कि 6 गाने हैं तो कम से कम 4 या 5 लोग लिखते थे उसको, एक गाना, और 6 गाने होते थे तो 12 राइटर हैं। हाँ, 22 म्यूजिक डायरेक्टर हैं। ये हाल हो गया था। हाँ। सारी इंडस्ट्री टुकड़ों में बट गई थी। जी जी जी। तो सर ये और ये तो बड़ी कमाल की फिल्म होगी। सलमान खान आपने जैसे बताया इसमें जी। मैं तो ये अपने ब्रॉडकास्ट में तो रिवील नहीं करना चाहता जो आपने बताया था, लेकिन सलमान खान की ये फिल्म मेरी समझ से कमाल करना चाहिए इस फिल्म के अंदर। तो आपके जो गाने हैं वो भी सारे सब देश के ऊपर हैं। अच्छा, जो रोमांटिक गाने हैं वो भी फौज के लोग कैसे गाने गाते हैं। हाँ। फौजी लोगों को जब अपनी बीवियों की याद आती है तब वो किस तरह का रोमांटिक गाना होगा, उस तरह के गाने हैं। सर मैं आपको एक पीछे के गाने पे ले जाता हूँ। जीता था जिसके लिए गाने पर आप, नदीम श्रवण तीनों रोए थे। सिनेमा हॉल में सब रोए थे, अब OTT पर होते हैं, तो इतना क्यों रुलाते हैं आप? मैं नहीं रुलाता। मैं जब दिल टूटने की, दिल लगने की सच्ची बात कहता हूँ तो वो बात डेफिनेटली जाके दिल पे लगती है। और जब कोई चीज़ दिल पे लगती है तो उसका असर तो जो होना है वो होना ही है। उसमें मैं कहीं कसूरवार नहीं हूँ भाई। मैंने तो अपने दिल की बात लिखी, मगर मुझे पता नहीं था कि मेरे दिल जैसे करोड़ों दिल इस हिंदुस्तान में हैं जो उस दौर से गुजरे हैं। लेकिन सर प्रश्न फिर से वहीं आ जाता है कि उस लड़की का नाम तो बताइए जिसने जिसका दिल तोड़ा था आपने। कई ज्योतिषी, कई एस्ट्रोलॉजर और कई चमत्कारियों से जाके पूछिएगा तो शायद कहीं मिल जाए तो मिल जाए। तो सर इस गाने के पीछे की कहानी कुछ होगी वो बताइए ना थोड़ा। देख, केवल चूंकि फिल्म में किरदार उस तरह का था। अच्छा। कि वो उस लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता है और एक मोड़ पे आके वो लड़की कहीं दूर हो जाती है, तो वो जो गाता है ना कि जीता था जिसके लिए। पहले वाले रोमांटिक एंगल में है कि जीता हूँ जिसके लिए मरता हूँ, एक ऐसी लड़की है जिसे मैं प्यार करता हूँ। जी जी। तो वो हर माशूक दिल की यही हालत होती है जब वो रोमांस में होता है। और रोमांस में अलग अलग तरह की खुशी और अलग अलग तरह के गम मिलते हैं ज़िंदगी में। कई बार खुशियों के तरीके बड़े होते हैं कि पहली मुलाकात की खुशी, फिर
बरसात में मिलने की खुशी, फिर कभी बाहर जाके मिलने की खुशी, कभी थिएटर में जाके मिलने की खुशी। तो वो अलग अलग जो अनुभव होते हैं, तो जब उस सिचुएशन पे मुझे वो लिखना होता है तो मैं वो दिन याद करने लगता हूँ और फिर जो मेरे दिल में आता है मैं लिख देता हूँ। तो सर यदि मैं आपसे पूछूं तो कि आपके लिए प्यार की परिभाषा क्या है? वो एहसास जिसको कोई अल्फाज नहीं दिया जा सकता, वो सिर्फ महसूस। प्यार शब्दों के लिए मोहताज नहीं है, प्यार केवल महसूस करने की चीज़ है। उसको कोई नाम मत दो। अगर आपने नाम दे दिया ना तो वो प्यार ही तो नहीं। प्यार रहा ही नहीं। वो ये जो लोग प्यार, तो वैसे तो प्यार बहुत तरह के लोगों से प्यार हो सकता है ना, माँ बाप से भी प्यार होता है, बेटे से भी प्यार होता है। राइट। तो ये प्यार केवल प्यार करने वालों के लिए लफ्ज नहीं बना है, बट जो सच्चा प्यार करते हैं वो प्यार को कोई नाम नहीं दे सकते। मेरा ही गाना है कि इस दर्द दिल को कैसे आराम दूं, इस प्यार को मैं कौन सा नाम दूं। तो वो ये बड़ी अजीब वो गरीब उलझन होती है कि कोई आपसे पूछ ले कि प्यार को आप क्या कहते हैं, तो वो उसकी कोई परिभाषा नहीं। कुछ चीज़ होती है जिसके लिए लफ्ज़ बने ही नहीं है। अच्छा, तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 5 अप्रैल 1980 को जो ट्रेन में जो बैठा था वो शीतला पांडे था तब तक? नहीं, तो समीर हो चुका था तब। समीर हो चुका था, तो बनारस में रहते रहते ही समीर हो गया। यार बहुत सी कविताएं मेरी वहाँ समीर के नाम से छपी हुई हैं। किस में, अखबारों में या अखबारों में? अच्छा, मतलब आज। और वहाँ पे विविध भारती पे मैंने कविता पाठ भी किया है बनारस के। अच्छा। वहाँ पे जाके विविध भारती में। अच्छा, लेकिन आपके पिताजी जो है वो नहीं चाहते थे कि आप इस लाइन में आएँ, लेकिन आपने ये सिलसिला बनारस में शुरू कर दिया था लिखने। या बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आप 5 अप्रैल 1980 को ट्रेन में बैठकर जब जा रहे थे, तो उस समय का कुछ ध्यान है आपको? क्या मनोदशा थी आपकी, क्या थॉट थे, क्या? बड़ी अजीबो गरीब स्थिति में मैं था। मुझे न खुशी हो रही थी न गम कुछ हो रहा था। लेकिन घर वालों को बता के गए थे? हाँ। अच्छा। मैं अजीबो गरीब कसमकस में था और एक अजीब सस्पेंस से गुजर रहा था कि अब मेरा क्या होगा। एक ही सवाल मेरी जहन में बार बार आया कि अब मेरा होगा क्या। अब मैंने अपने आप को समंदर में कहीं बीच में फेंक दिया उठा के। तैरना आता नहीं, गहराई जानता नहीं, तो मैं किसी किनारे लगूंगा कि नहीं लगूंगा, इसी सोच में पूरी यात्रा ख़त्म हो गई। और जब मैं उतरा और जब मैंने पहली बार मुंबई को देखा उस नज़रिए से, तो मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने बोला यार ये मैं कहाँ आ गया। कुएं के मेढक को आपने समंदर में डाल दिया, वो स्थिति हो गई थी मेरी। उससे पहले वैसे गए थे आप? गया था बचपन में 1-2 बार गया था। अच्छा। कुछ कभी एक बार कान वान की प्रॉब्लम थी तब गया था, मगर तब तो मैं एक यात्री की तरह जाता था, काम के सिलसिले में जाता था, चला आता था। मुझे मालूम था गया हूँ 2 दिन 3 दिन में मुझे लौट के वापस आ जाना है। मगर ये तो मैं खुद से गया था और एक सपना बहुत बड़ा लेके गया था कि मुझे इस शहर में कुछ बनना है। I have to prove myself. Yeah, I have to prove myself. तो सर जब आप 6 तारीख को पहुंचे, लेकिन उससे पहले में एक प्रश्न और है मेरा कि इतनी मेहनत करने के बाद आपने एमकॉम किया, मतलब उस समय एमकॉम करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा महाभारत जैसा ही था। तो उस एमकॉम का आपके जीवन में कोई लाभ हुआ कुछ? सेंट्रल बैंक की नौकरी लग गई, इससे बड़ा और क्या है? सर वो तो छूट गई ना, छोड़ दी ना आपने? छोड़ दी, मगर वो मिली तो एमकॉम की वजह से ही थी ना। हाँ। उसके बाद उस एमकॉम का मेरी जिंदगी का में कोई मतलब ही नहीं था। वो डिग्री केवल डिग्री रह गई और केवल देखने के लिए रह गई। कभी देख लो तो एक खुशी होती है कि चलो मैं पोस्ट ग्रेजुएट आदमी हूँ भाई, बस उससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने कोई गाने के अंदर उसके जैसे वो नहीं ABCD जोड़ो और ऐसे करके गाने हैं जो,
तो अरे आपने मैंने लिखा ना भाई अभी, हाँ, आलतू जलालतू आई भला को टाल तू, टेंशन वेंशन छोड़ दे बच्चा हो जा फुल्ली फालतू। तो मैं तो ये डिग्री विग्री किस काम की, वो केवल वैसे ही आप मिल गई बस, एक लेना था, मगर उसकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है हरीश जी। जी आपने एमकॉम की डिग्री ली है, बीकॉम की, वो मायने नहीं रखता, आपका एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। तो कहीं इट वाज ब्लेसिंग इन डिसगाइज कि मैं किसी भी बहाने से पढ़ाई कर लिया, मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली, एक सर्टिफिकेट मुझे मिल गया कि मैं जिस सफ़र में निकला था उसकी मंजिल तक मैं पहुंचा। तो सर ये स्कूलिंग कहाँ से हुई फिर आपकी, कौन से स्कूल में हुई थी बनारस में? पहले प्राइमरी स्कूल, अच्छा स्कूल सरकारी स्कूल गांव के, हाँ उसके बाद शहर में मिडिल स्कूल में गया, अच्छा फिर हरिश्चंद्र इंटर कॉलेज में मैंने इंटर किया, अच्छा उसके बाद से बीएचयू में मैं आया। अच्छा एमकॉम बीएचयू से, या। ग्रेजुएशन और एमकॉम। हाँ बीकॉम और एमकॉम बीएचयू से। तो वही बड़ी बात है, मतलब बीएचयू से करना तो जी अपने आप जी, अरे में भाई उस जमाने में पता नहीं दुनिया भर के लोग आके बीएचयू जाते हैं, लोग बाग अभी आज बीएचयू भी से निकला, आज भी जाते हैं। बीएचयू से निकला हुआ आदमी लोगों को लगता था जैसे होता आईआईटी मुंबई से है, हाँ, तो वैसे ही हुआ था अच्छा बनारस यूनिवर्सिटी से है भाई, हाँ, वो बड़ी बात वर्ल्ड होती है। फेम यूनिवर्सिटी है भाई। तो आप ये बताइए कि आपके पिताजी ने जैसे आप पे बंदिश लगाई थी कि भाई वो नहीं चाहते थे कि आप इस लाइन में आए, क्योंकि उन्होंने इस लाइन का स्ट्रगल देखा था, इसलिए तो और फिर आपने एमकॉम किया और फिर आप इस लाइन में आ गए। तो आपने कुछ इस तरह की बंदिश अपने बच्चों पर लगाई? ना, मैं कभी जिस दर्द से मैं गुजरा था, मैं कभी नहीं चाहता मेरे बच्चे गुजरे, और मैं ये भी नहीं चाहता कि अगर उस लाइन में वो जाना चाहते हैं, तकलीफ़ है, तो मैं उनको भेजना चाहूँगा कि जाएं, जिएं तो सही, हाँ, तकलीफ़ से गुजारना बहुत ज़रूरी है उनको, तभी तो समझ में आएगा कि बाप की कीमत क्या है, सक्सेस कैसे मिलती है, और बिना मेहनत के कोई नतीजा नहीं निकलता, वो उनको समझना ज़रूरी है। तो इस तरह का कोई सीख उनको सबक कैसे ना, मिला? मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि तुम फ्री बर्ड हो, अच्छा मेरी तरफ से कभी तुम जो बनना चाहते हो बनो, मैं तुमको कभी प्रेशराइज नहीं करूँगा कि तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, सीए बनो, नहीं, तुम्हारा दिल जो कहता है बनना वो तुम बनो। अच्छा, तो आपकी 2 बेटियां और 1 बेटा है, तो उनके क्या, सुचिता तो मुझे पता है, एक बेटी का नाम है, बड़ी वाली का नाम है ना? छोटी वाली का नाम सुचिता सुचिता है, बड़ी का नाम संचिता है। संचिता। अच्छा, और बेटे का? सिद्धेश। अच्छा, सबका नाम ऐसे रखा है आपने? जी। अच्छा, तो बेटियों ने क्या पढ़ाई की और बेटे ने क्या पढ़ाई की? बड़ी बेटी ने तो एमए इंग्लिश से किया है बॉम्बे यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद उसने टीचिंग की पढ़ाई, क्या बोलते हैं, टीचर बनने के लिए जो पढ़ाई करते हैं, उसने पढ़ाई की है, बीएड किया उसने। बीएड के बाद बॉम्बे के सबसे हाई लेवल स्कूल में उसने पढ़ाया, जिसका नाम है इको मॉडल। अच्छा, वहाँ पे वो पढ़ाई, बट उसके बाद उसकी शादी हो गई और हस्बैंड उसका अमेरिका में चला गया, तो मजबूरन उसको नौकरी छोड़ के वहाँ जाना पड़ा, मगर अब उसने वहाँ नौकरी ज्वाइन कर ली और टीचिंग का काम करती है। दामाद जो है वो इंजीनियर है वहाँ पे बहुत बड़ी कंपनी में, EY में, और दूसरी बेटी जो है वो फैशन स्टाइलिस्ट है। उसने मनीष मल्होत्रा के साथ काम किया, उसने मार्क्स एंड स्पेंसर्स के लिए स्टाइलिंग की, अब वो अपना खुद का ब्रांड शुरू करने वाली है। मुंबई। बेटा जो है वो LA में पढ़ के आया है, उसको डायरेक्टर बनने का शौक़ है, अभी वो यात्रा की शुरुआती दौर में है, लड़ाई बड़ी है बट फैसला उसका है, तो अब वो लड़ाई लड़नी तो पड़ेगी। तो स्वाभाविक सी बात है कि पहले किसी को असिस्ट करेगा। अब क्या करेगा, वो जो बोलेगा मैं जितनी उसकी हेल्प कर सकता हूँ कर दूंगा। सर, इस सफ़र में मैं 2 खास लोगों के बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ। एक तो थोड़ा सा अपनी माँ के बारे में बताइए, और फिर दूसरा जो नाम है वो आपकी वाइफ जो है, पत्नी जो है, उनके विषय में बताइए थोड़ा सा। देखिए भैया, मेरी माँ बहुत साधारण परिवार से जन्मी हुई, वहीं बनारस की थी वो? बनारस की थी, और उनका जीवन एक बिरहन की तरह बीता। अभी है ना? कब नहीं, गुजर गई। अच्छा, गुजर गई। माँ और पिता दोनों नहीं हैं। अच्छा। और पिताजी आगे संघर्ष करने यहाँ आगे, माँ गांव में रही। आपको कुछ ध्यान है कि पिताजी कब आए थे बॉम्बे संघर्ष करने के लिए? 1953, जब मेरे बड़े भाई का जिस दिन जन्म हुआ, अच्छा, उसके तुरंत बाद वो यहाँ आ गए थे। 1953 से वो मुंबई में थे। नहीं तो
उनके मुंबई आने की वजह क्या थी? कि मुंबई आने की वजह थी कि उनको अस्थमा की बहुत भयंकर तकलीफ थी और डॉक्टरों ने ये उनको अल्टीमेटम दे दिया था कि अगर तुमको जिंदा रहना है तो किसी सागर तट पे जाना पड़ेगा। ओह, अच्छा। तुम ड्राई क्लाइमेट में रहोगे तो मर जाओगे। अच्छा। तो फिर उनके पास एक ही विकल्प था कि मैं मुंबई आऊँ, क्योंकि उनको लिखने का शौक़ था, वो भी कवि थे। तो उनको लगा कि शायद वहाँ मुझे फिल्मों में कुछ काम मिल जाए और मैं गीतकार बन जाऊँ, इसलिए उन्होंने मुंबई का चुनाव किया। अच्छा, तो उनकी हालांकि उन्होंने अपनी जो किताब लिखी शायद उसमें होगा जिक्र, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि उनके मुंबई के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी देंगे? जब वो मुंबई आए कैसा शुरुआती संघर्ष था, कौन सी फिल्म पहली बार बहुत मिली? खतरनाक स्ट्रगल किया उन्होंने। उनके सामने तो मेरा स्ट्रगल कोई मायने नहीं रखता। अच्छा। वो लोग की ये हालत थी कि मुंबई में आके भी कुएं से पानी निकाल के उनको नहाना पड़ता था, और फ्लैट की जो सीढ़ियाँ होती हैं बिल्डिंग की, उसके नीचे वो एक बिस्तर लगा के सोते थे। केवल 2 पैंट 2 शर्ट थी, एक धोते थे एक पहनते थे, एक पहनते थे एक धोते थे। ऐसे जीवन उन्होंने काटा है। और लोगों से कई बार, जैसे खार में एक बनारसी वाले की दुकान है, उससे कई बार बनारसी वालों ने बोला, पापा ने भी कहा कि हम जाके 10-10 रुपए तक उधार लिए हैं, फिर जब कोई काम हो जाता था तो उसको लौटा देते थे। और वो इतना उनकी लोगों से मोहब्बत करता था कि एक तो बनारस के हैं और वो भी उत्तर प्रदेश, तो लगे बेचारे संघर्ष कर रहे हैं, तो कई बार फ्री में इन लोगों को खाना खिला दे वो। अच्छा, तो पहली फिल्म कौन सी मिली या पहला गाना कौन सा मिला? उनको क्या हुआ, मुकेश जी की मुलाकात उनकी हो गई थी बनारस में। अच्छा। उनके एक दोस्त थे शशि बाबू, अच्छा। जिनका होटल आज भी है, होटल डी पेरिस। अच्छा। बड़ा मशहूर होटल था उस ज़माने में, सारे फॉरेनर्स वहीं आते थे। हाँ हाँ। तो उनके होटल में मुकेश जी ठहरे थे, तो उनके दोस्त ने बोला कि मुकेश जी, मेरा एक दोस्त है, बहुत अच्छा लिखता है, मैं चाहता हूँ कि आप उसको कुछ सुनिए। तो पापा ने जब कुछ कविताएं सुनी तो उन्होंने कहा कि अनजान, तुम्हारे अंदर शैलेंद्र की झलक है, तुम जब कभी मुंबई आने का ख्याल करना तो मुझसे मिलना, मैं तुमको राज कपूर से मिलवाऊंगा। और जब वो आए तो सीधा उन्होंने मुकेश जी को ही फ़ोन किया कि मुकेश जी, मैं आ गया हूँ और आपके वादे की याद आपको दिलवाता हूँ, तो अगर आप मिला दे तो मुझे बड़ी खुशी हो। ले गए वो। राज कपूर ने उनकी 5-6 कविताएं सुनी और उन्होंने कहा कि देखो अनजान, तुम्हारे अंदर शैलेंद्र की झलक है, मगर शैलेंद्र बनने के लिए तो को इस इंडस्ट्री को 10 साल देने पड़ेंगे। और वही 10 साल उनके ज़िंदगी के सबसे खतरनाक गुजरे, और उसके बाद धीरे धीरे उनको थोड़ा बहुत काम मिलना शुरू हुआ। तो इस तरह से वो बॉम्बे आया, और इस तरह से, और उनको पहली फिल्म मुकेश जी ने ही दिलवाई थी। प्रेमनाथ जो एक्टर थे, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी गोलकुंडा का कैदी, वो उनकी पहली फिल्म थी। अच्छा, तो पिताजी का सबसे पहला सुपरहिट गाना कौन सा था जिससे उनको थोड़ी लाइमलाइट मिली? एक तो गोदान थी जो पंडित रविशंकर जी के साथ थी। हाँ। गाने बड़े मशहूर हुए, बट पिक्चर अटर फ्लॉप हो गई, इसलिए वो फ़ायदा मिला नहीं उनको। बट एक सुगबुगाहट हो गई इंडस्ट्री में कि यार एक अनजान नाम का कमाल का राइटर है। जिस फिल्म ने थोड़ी बहुत रोशनी दिखाई वो थी बंधन, और वो गाना था बिना बदरा के बिजुरिया कैसे चमके। राजेश खन्ना और मुमताज़ उसके हीरो हीरोइन थे, कल्याण जी आनंद जी के साथ पहली फिल्म। वहाँ से धीरे धीरे उनकी फिर ज़िंदगी में अर्जुन हिंगोरानी आए, कब क्यों कहाँ, कातिलों का कातिल, इस तरह की फिल्में उन्होंने बनाई और उसमें पापा के गाने होते थे। तो वहाँ से धीरे धीरे करते करते फिर उनके हाथ लग गई डॉन। अब बस डॉन का हाथ लगना था तो कि अमिताभ बच्चन और अनजान का मिलना था, और बस उसके बाद इतिहास बदल गया। फिर तो मेरी समझ से जो चाहिए अमिताभ बच्चन ने ली, वो सब उनको हासिल हुई जी। तो ये आप पापा कहते हैं ना, तो पापा ने अपना नाम अनजान बनारस रहते हुए ही रख लिया था। तो पापा को कहाँ से मिला ये गाने लिखने का? कहाँ से उनके वो उनका बाय बर्थ गिफ्ट था यार। अच्छा। और उनके गुरु थे, उनका नाम था रुद्र काशिकेय। अच्छा। कि काशी के बाद जो लोग रहते हैं उनका सरनेम काशिकेय होता था। और बहुत कमाल के गुरु थे वो। उनके बनारस के बड़े बड़े विद्वान उनसे पढ़ के बाहर निकले,
और वो पिताजी को बोलते थे तू बनारस मत छोड़, मैं तुझे हरबंस राय बच्चन बना दूंगा। अच्छा। मगर पिताजी को क्या मालूम था कि नसीब अमिताभ बच्चन से जुड़ने वाला है। हाँ। तो गुरु जी के साथ उन्होंने कविताएं सीखी, उनको और तरासा, समझा, और वो हमेशा उनका नाम लेते थे। तो वो बहुत बड़े भगेड़ी थे, भांग बहुत खाते थे, अच्छा। और जब वो बैठते थे बच्चों को पढ़ाने तो लोगों को अच्छा लगता था। तो और वो बोलते थे कि तेरे अंदर एक कमाल का साहित्यिक कवि है तेरे अंदर। मगर उनको क्या मालूम था कि वो साहित्य वाहित्य छोड़ छाड़ के उनको आना पड़ा, और यहाँ आई एम ए डिस्को डांसर भी लिखनी पड़ी उनको। राइट। तो उनकी जर्नी भी कमाल की है, कमाल अनबिलीवेबल जर्नी। हाँ। और आप सही कह रहे हैं कि जो आपने बताया है तो उस हिसाब से उनका स्ट्रगल तो बहुत ही भयानक। बहुत। अरे भाई, हमारे सामने तो एक पिता खड़ा था, छत्रछाया, उनके सामने तो कोई था ही नहीं। वो तो एकदम यतीमों वाली जिंदगी जी रहे थे। ना कोई दाएं देखने वाला, ना कोई बाएं देखने वाला। एक आदमी शहर में तन्हा भटक रहा है जिसको कोई नहीं जानता। आप तो फिर भी खुश नसीब। क्या हमारे कुछ रिलेटिव्स में थे, हमारे पिता भी थे। तो एक कहीं था, एक रहती थी ना भाई, चलो बहुत सिचुएशन खराब हुई तो एक मेरी बुआ रहती है, एक और दो बुआएं रहती थी मेरी यहाँ पे। एक छोटी बुआ बोरीवली में और एक ये मलाड में। तो जो फूफा लेने आपको आए थे स्टेशन पर, वो कौन से वाले थे? कौन सा फूफा जो लेने आए थे आपको, वो कौन से वाले थे? छोटे ये जो नहीं, जो बीच वाली बुआ थी। अच्छा। रामा नाम है उनका। अच्छा। और उनके हस्बैंड का नाम है सकल नारायण दुबे। वो यहाँ पे प्राइमरी स्कूल में टीचर थे, गवर्नमेंट के। अच्छा। तो उनको इत्तला आपने फोन उससे कर दी थी? चाहे चिट्ठी लिख के बता दिया था कि फूफा मैं आ रहा हूँ इस तारीख को। अच्छा। तो उस समय भी किसी ने नहीं बताया पापा को कि? ना, मैंने मना किया था ना। अच्छा। कोई बताएगा नहीं पापा को कि मैं आया हूँ। तो ना बताने के पीछे की वजह क्या ये थी कि मुझे अपने आप से ही बस ये जिद थी कि नहीं, मैं खुद प्रूफ करूंगा। अच्छा। फैसले मेरे हैं, गलती या सही मैंने किया है तो उसका भुगतान भी मैं ही करूंगा, मैं उनसे कोई सपोर्ट नहीं लूंगा। अच्छा। मैं बहुत खुददार था शुरू से। मैं काम के प्रति मेरी बड़ी ज़बरदस्त खुददारी थी। मैं कभी आज तक मैंने कभी अपने ज़मीर को बेच के कोई काम नहीं किया। तो समहाउ जब भी आप माता जी के कहने पर, चिट्ठी लिखने पर, पिताजी आपकी मुलाकात हुई पिताजी से आपके, तब भी आपके मन में था कि मुझे सपोर्ट नहीं चाहिए पिताजी का? या बिल्कुल था। और उनसे मैंने ट्रेनिंग ली। मैंने पूरी ज़िंदगी उनसे कभी 1 रुपया लिया नहीं मैंने। अच्छा। जो खर्चा मेरा होता था मैं खुद चलाता था, चाहे ऐड लिखूं या भोजपुरी फिल्म लिखूं या कुछ भी लिखूं, मगर मैंने पिता से कभी 1 रुपया नहीं मांगा। तो पिताजी जी को सब जानते थे, उन्होंने किताब लिखी मैं गंगा तट का बंजारा, तो वो उनकी हिस्ट्री है, उनकी लाइफ पर है? नहीं, उनकी कविताओं का संकलन है। अच्छा, कविताओं का संकलन है। तो पापा पर किताब कोई अभी तक नहीं है? अभी फिलहाल तो कोई ऐसा प्लान नहीं है। अच्छा, लेकिन आपके पास मटेरियल है, मतलब आप? हाँ, सफिशिएंट मटेरियल है। ओके। तो उनका लिखा अमिताभ बच्चन पर ही फिल्माया गया था ना ये गाना भी, मानो तो गंगा माँ हूँ। अमिताभ बच्चन पे ही फिल्माया गया था ना ये वाला गाना भी? कौन सा? ये मानो तो गंगा माँ हूँ, ना नहीं तो बहता पानी। अमिताभ बच्चन पे नहीं, बैकग्राउंड में गाना था, बैकग्राउंड में, लेकिन अमिताभ बच्चन वाली। हाँ, अमिताभ बच्चन गंगा की सौगंध पिक्चर का नाम ही था। और दूसरा फिर कालजे गाना हो गया डॉन का, खाई के पान बनारस वाला। तो इसके पीछे की जो कहानी है वो आप बता पाएंगे थोड़ा सा? कहानी कुछ नहीं सर, वो कहानी यही है कि उनको गंगा से बड़ा लगाव था। हाँ। और गंगा पे जब मौका मिला उन्होंने गंगा के ऊपर गाने लिखे, और वो लकली वो गाने मशहूर भी बहुत हुए। चाहे मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, या खाई के पान बनारस वाला है, या एक फिल्म आई थी अपने रंग हजार जिसका गाना गंगा में डूबा ना जमुना में डूबा गाना हो। तो कहीं ना कहीं विनोद खन्ना था शायद, नहीं, संजीव कुमार थे। संजीव कुमार थे। अच्छा। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का के बाद साथ पहली बार वो पिक्चर की थी। अच्छा। और रवीना टंडन के पिता उसके डायरेक्टर थे। अच्छा, ओके। तो सर आप तमाम जगह पर वो किस्सा बताते हैं किशोर कुमार वाला, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे आप दर्शकों को बताएं वो जो खाई के पान बनारस वाला जो किस्सा था वो बताएं। तो बड़ा दिलचस्प किस्सा होगा, क्योंकि उस वक्त मैं
लिख नहीं रहा था, मैं तो अपना कान दिखाने आया था। तो पिताजी ने मुझसे कहा कि चलो तुमको आज मैं किशोर कुमार से मिलवाता हूँ। तो मेरी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा हो गई कि यार इतना मेरा महबूब सिंगर आज मुझे देखने के लिए मिले। और जब मैंने उनको पहली बार देखा तो मैं भौचक्का रह गया कि यार ये क्या है यार, ये अगर किशोर कुमार है तो मेरे तो पूरे सपने चकनाचूर हो गए। अजीब कपड़ा, लुंगी कुर्ता पहन के, और एक पाँव में अपना, एक पाँव में वाइफ का स्लीपर, और उसके ऊपर सॉक्स पहन के और सुरमा उरमा लगा के एक आदमी ऐसे आया, वाह 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 करते हुए, मस्ती करते, बोलो भाई क्या गाना है, क्या गाना, कल्याण जी भाई बताइए। फिर जब पापा ने गाना लिखवाना शुरू किया तो उनका नाटक चालू हुआ कि चकाचक तो मैं गाऊंगा ही नहीं, ये लफ्ज़ तो मैंने कभी सुना ही नहीं। अब फिर जब उन्होंने कहा कि अच्छा दादा खाई मुखड़ा खाई, बोले खाई के क्यों गाऊंगा, मैं खा के पाक बनारस वाला गाऊंगा। फिर उनको बड़ी मुश्किल से उन्होंने कन्विंस किया कि ये हमारा हीरो जो है ये यूपी का भैया है, हमारी भाषा भोजपुरी है, तो मैं उसका इस्तेमाल करने के लिए इन शब्दों में उसका एक टच दिया है मैंने। और फिर जो उन्होंने गाना गाया है वो गाना अमर हो गया। अब लगता है कि किशोर कुमार ने नहीं, बनारस की गली से निकला हुआ कोई सिंगर वो गाना गा रहा। सर ये बड़ी विडंबना नहीं लगती आपको कि डॉन जैसी सुपर डुपर हिट फिल्म और उसके जो डायरेक्टर चंद्रा बरोट ही थे ना, उन्होंने शायद कोई दूसरी फिल्म नहीं की मेरा जहाँ तक। वहाँ बेचारे की गई फिल्म, एक बहुत बड़ी पिक्चर शुरू हुई थी दिलीप कुमार के साथ, मास्टर जी नाम रखा था, मगर वो बन नहीं पाई। ये अजीब, देखिए दुर्भाग्य वही है, मैं कह रहा हूँ कि ऐसी कि उस सदी की इतनी बड़ी पिक्चर और इतनी टेक्निकली साउंड पिक्चर, सलीम जावेद की कहानी, कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक, इतना बड़ा म्यूजिक हुआ हिट, उस डायरेक्टर को कोई काम ही नहीं मिला। अब इसको आप क्या बोलेंगे, ये बैड लक नहीं है तो क्या है? यहाँ आपकी डेस्टिनी आपको उलझाती है लाके, क्योंकि किसी एंगल से उससे बकवास डायरेक्टरों को इतना काम मिला। अब भी आज ही उनकी शायद डेथ हो गई है। डेथ हुई आज उनकी। तो सर मैं आज जब उनका पढ़ रहा था डेथ के बारे में, तो मैं भौचक्का था कि एक डायरेक्टर, मतलब आप अमिताभ बच्चन की बायोग्राफी की बात करेंगे तो डॉन का जिक्र आएगा ही आएगा, है ना। किशोर कुमार का जिक्र आएगा ही आएगा, अनजान साहब का जिक्र आएगा ही आएगा, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जो उसमें नहीं आएगा। जीना तमान का ठुमका लगाना इस वाले गाने। और जबकि हमारे यहाँ ये कहा जाता है, इंडस्ट्री में ये कहा जाता है कि यदि कोई भी एक चीज़ आपकी हिट हो जाए तो आपको 10 साल निकाल देती है, कम से कम 10 साल निकाल देती है। और इतनी सुपर डुपर हिट फिल्म देने के बाद भी बहुत बड़ी त्रासदी रही उसके साथ। और ये आप मिले? अरे बहुत बार। बहुत निहायत जेंटलमैन आदमी, और ऐसा रेयरेस्ट टू रेयर होगा, मुझे नहीं लगता कि इतिहास में कोई और ऐसा नाम होगा कि आप इतनी बड़ी फिल्म दे दो और उसके बाद आपको एक पिक्चर नहीं मिले। तो आप तो जैसे इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उनसे भी मुलाकात आपकी होती रही थी, कोई उनके टैलेंट की कोई कमी नहीं मेरी समझ से? ना, उतना ही है। ऐसा कि चलो टैलेंट है, आदमी बड़ा गंदा है, वो तो आदमी भी उतना ही बेहतरीन था, वो पढ़ा लिखा वेल एजुकेटेड आदमी। तो ऐसा कोई ईगो या वैसी बात कुछ नहीं भाई। मैं तो 20 बार उनसे मिला, बाद में बेचारे सहारा में उन्होंने नौकरी भी की, मगर दुख होता था, तरस आता था कि यार इतने बड़े फिल्म का डायरेक्टर और आज नकारा घूम रहा है बेचारा। ये भाग्य होता है, इसमें आपका कुछ बस नहीं है। लेकिन ये भी एक, यदि पॉजिटिव साइड देखें तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब फिल्मों के इतिहास की बात होगी, फिल्मों के इतिहास लिखा जाएगा, तो ये डॉन फिल्म का जिक्र होगा। चंद्रा बरोट जो है एक ही फिल्म से अमर हो गए, ये भी बात माननी पड़ेगी आपको जी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो आज उनका इंतकाल हुआ है, तो ईश्वर उनको जहाँ भी है वो शांति प्रदान करे उनको। सर जब आप पापा के पास रहने लगे तो वो सीखने का प्रोसेस क्या था? आप तो पहले से लिख रहे थे, तो उसमें कुछ नहीं, मगर हम जिस विधा में लिख रहे थे उस विधा का इंडस्ट्री से कुछ लेना देना। अच्छा, वो तो मतलब कविता जैसे कविताएं थी वो। अच्छा। और यहाँ कविताएं नहीं लिखनी पड़ती, यहाँ आपको कहानी लिखनी पड़ती है, कैरेक्टर जीना पड़ता है।
तो वो सारी टेक्निकल चीज़ें उन्होंने मुझे समझाई। अपनी बहुत सारी सिटिंग में लेके जाते थे कि अच्छा। तुम केवल ऑब्जर्व करो, डायरेक्टर कैसे कहानी सुनाता है, कैसे सिचुएशन बताता है और क्या उसको पसंद आता है जब वो चुनता है। तो इनको बड़ी बारीकी से मुझे उन्होंने सारी चीज़ें सिखाई और उसी की वजह से मैं हर मुश्किल से निकल के बाहर आया। अच्छा, तो सर ये जो सीखने सिखाने का जो प्रोसेस था वो कितने टाइम का रहा होगा? बेसिक जो मेरे सीखने ख्याल का? से कम 2 साल। 2 साल। तो उन 2 साल में आपने कोई नहीं, छोटा मोटा कुछ करता रहा, अच्छा ऐड कर लिया, पिंकू ग्राइप वाटर पे कुछ अच्छा। लाइन लिख दी, उस तरह अच्छा। का काम करता रहा। अच्छा, सीरियस काम कोई नहीं किया। ओके। तो जैसे आप पिंकू ग्रेप वाटर की बात कर रहे थे, उसके लिए पैसे मिलते थे? पैसे मिले थे? मिले थे। अच्छा एक लिफाफे में बंद करके उसने दिया, 3 लोगों के लिए एक लिफाफा था। अच्छा। तो और हमारी हिम्मत देखिए, आनंद, मिलिंद और मैं हाँ, और बड़े महान कवि म्यूजिक डायरेक्टर रवि जी का लड़का था जो ये सब काम करता था, उसका स्टूडियो खोल के रखा था, भैये भैये बुलाते थे हम लोग उसको। और अलीशा चिनाय ने वो गाना गाया था। अच्छा ओके। तो हम लोग जब बाहर निकले तो हमको लगा कि यार कम से कम 100 रुपया तो होगा इसमें। जब हम बाहर निकल के लिफाफा खोले तो केवल 100 रुपया था। अच्छा तो हम लोगों ने सोचा ये साला 100 रुपया किस हिसाब से 3 लोगों में दिया है यार। तब याद आया कि यार 33 रुपया 33 पैसे के हिसाब से दिया होगा। उस जमाने में 11 रुपए की एक बियर मिलती थी। अच्छा हम लोग उसी गुस्से में गए, 3 बाटल बियर ली, बियर पी के और कार्टर रोड पे बाटल फेंक के इतनी गाली दी उसको कि हरामजादे ने क्या सोच के पैसा दिया यार। मतलब दुखी होगा, इतनी सीटिंग कर रहा है, ऐसे लग रहा है कि मुगले आजम लिख रहे हैं और साला पैसा दिया 100 रुपया। तो आप दोबारा नहीं गए कभी मिला ही नहीं उसके बाद। वो बाद में मिलता तो शायद मार मार खा जाता हो। सर पापा की छाया में रहने का लाभ या नुकसान कुछ? दोनों हुआ। लाभ इसलिए हुआ कि लोग इज्जत देते थे, मैं जहाँ जाता था प्यार करते थे। नुकसान इसलिए हुआ कि लोग मुझे कंपेयर करना शुरू कर दिए। अच्छा। लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती थी मुझसे, कह रहे अनजान का बेटा है, अभी गालिब का बेटा आ जाए तो लोग सोचेंगे ना कि क्या शेर सुनाएगा। तो सर उस दौर में क्या, मतलब हमारे वाले दौर में भी, मतलब आपसे और 6 साल बाद में बात कर रहा हूँ, तो एक खास तौर पे बेटे में और फादर में जो है एक गैप होता था। मतलब कोई बातचीत करनी है तो अपनी मदर के माध्यम से कहलाते थे ऐसे। तो आपके बीच में भी था? आपके पेरेंट्स? पहले दुराव था, मगर बाद में जब हम आके रहने लगे साथ में ना, हाँ हाँ। तब वो चीज़ खत्म हो गई। तब उन्होंने मेरे साथ बड़ी अच्छी दोस्ती कर ली। अच्छा। और मुझे बहुत ओपन कर दिया उन्होंने। अच्छा। मैंने ज़िंदगी में पहली बार शराब पीना उनके साथ शुरू किया था। ओके। वो मुझे चाहते थे खुल जाए, ये उस रेशमी दीवार के पीछे ना रहे, बाहर निकल के आ जाए। हाँ। फिर उसके बाद मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं हुई उनसे कोई भी बात करने में। अच्छा। तो सर आपके फादर ने आपको और आपने अपने बेटे को जादू की झप्पी डाली? और बहुत बार। अच्छा। पहले नहीं कभी डाली थी, मगर अच्छा। जब साथ रहने लगे तो बहुत बार। अच्छा। मुझे लगता है कि वो जो जादू की झप्पी है ना, वो सारे जो बंधे मापदंड है ना वो खोल देती है। खोल देते हैं। तो वो शायद आपने अपने फादर को झप्पी दी तो उसके बाद आपने अपने बेटे को दी हो, तो वो जो आपके जो संबंध रहे होंगे ना, जी वो बहुत खुल गए। मैं असल में मुझे बात बहुत देर से समझ में आई, और जब मैं असल में क्या, ज़्यादातर मेरा टाइम हॉस्टल में बीता और वैसे बाहर, तो पिताजी से मैं बातचीत करता था, लेकिन ऐसे मतलब झप्पी या वैसा वाला कुछ नहीं था। तो जब वो कोविड में आए हमारे पास, नहीं कोविड से पहले हैदराबाद में, फिर गोवा में साथ में आए थे, तो पता नहीं क्यों मेरे को वो लगा कि वो वॉक करते थे, उम्र हो गई थी तो घर में ही वॉक करते थे। तो एक दिन जब वॉक कर रहे थे तो मैंने उनको रोका, तो चौंके, बोले ये ऐसे कभी कुछ किया नहीं ऐसे। मैंने उनको रोका और मैंने उनको जादू मतलब झप्पी दी उनको। तो थोड़ी देर तो उनको समझ में नहीं आया,
फिर रोने लगे वो। इतना इमोशनल मोमेंट था वो। मैंने कहा शायद वो उस मुन्ना भाई का भी असर रहा होगा शायद। तो वो मैंने किया ना, तो वो एक उसके बाद फिर हमारा जो रिलेशन था वो एकदम अलग हो खुल गया जी। हाँ, बिल्कुल। उसके बाद फिर मैंने कहा पिताजी आप जो है ना अपने बारे में जो लिख सकते हो लिखो आप। तो उन्होंने पूरी किताब एक लिखी और वो मुझे दी, और वो किताब मेरे पास आज भी है, मैं उसको किताब के रूप में पेश करूँगा। और फिर वो उसके बाद चले गए कोविड के समय में। तो सर आपको लगता है कि आप अनजान ना भी जोड़ते तब भी तो समीर जो थे वो आज वैसे ही होता, या अनजान जोड़ना जरूरी था? किसी सपने ने मुझे करने पे मजबूर किया। एक दिन वो मुझे सपने में आए और उन्होंने कहा हाँ। कि मैं चाहता हूँ कि तेरे नाम के साथ अब मेरा नाम जुड़ जाए। अच्छा। और बस उनका ये सपना का टूटना था और उनका नाम का मेरे नाम के साथ जुड़ना शुरू हो गया। अच्छा सर, 1983 में फिल्म बेखबर से आपने अपने कैरियर की शुरुआत की शायद ना? तो उस समय बॉलीवुड में गीत लिखने का या इंडस्ट्री में गीत लिखने का माहौल कैसा था? और बहुत अच्छा था। अच्छा। सारे धुरंधर लोग थे। मजरू साहब, बख्शी साहब, जावेद साहब, गुलजार साहब, बर्मा मल्लिक, इंदिवर, रंजान। तो ये सब तो आपसे 20-20, 25-25 साल पुराने रहे। सब फादरली फिगर है मेरे। सब मगर माहौल बहुत अच्छा था। एक बड़ा म्यूजिकल माहौल चल रहा था उसको। अच्छा, तो उसमें ऐसी कोई प्रतिद्वंदता वाली बात? ना, उनको कोई लेना देना दे, वो लोग मुझे बच्चे की तरह मानते थे। नहीं, आपसे नहीं, मतलब आपस में प्रतिद्वंदता? नहीं, वो बड़ा हेल्दी कंपटीशन होता था। अच्छा। उन लोगों को मैंने कभी नहीं सुना एक राइटर को क्रिटिसाइज करें। इंदिवर जी ने कितने मुखड़े पापा के लेके अपने नाम से दे दिए। अच्छा। मगर वो कभी उनका झगड़ा नहीं हुआ। अच्छा। अरे तू मेरा भाई है बोल के गले लगा लिया, चलो यार खत्म करो, ठीक है। तो इस तरह का हेल्दी कंपटीशन करते थे। और इतना याराना उन लोगों में होता था आपस में। बख्शी साहब की जब सिटिंग हो, अगर पापा की सिटिंग करके निकलना, जबरदस्ती ले आ रहे अनजान तू आ ना बैठ मेरे साथ। आज की तारीख में कोई राइटर किसी राइटर को घुसने नहीं दे अपने सिटिंग रूम में। तो आपकी हम उम्र का कौन था उस समय जब आपने शुरू किया था? वो बेचारे बड़े सब, बहुत किसी का नाम हुआ नहीं। रानी मलिक और नवाब आरजू, अनवर सागर, फैज अनवर, यही तमाम राइटर, मदन पाल, यही सभी बेचारे जो कहीं वैसे एस्टेब्लिश नहीं हो पाए। तो उसकी क्या वजह मानते हैं? अब पता नहीं, या तो उन्होंने मेहनत, नहीं, मेहनत की कमी तो मुझे नहीं लगती। वो उनका या तो बैड लक था, या इंडस्ट्री को उन्होंने बहुत सीरियसली समझा नहीं। उनको लगा कि यार ये तो ऐसे ही शेर व शायरी की दुनिया हो जाएगा। और उनके पास कोई अनजान नहीं था, तो वो उसकी टेक्निकलिटी को नहीं समझ पाए कि यहाँ मामला है क्या। सर आपका पहला भोजपुरी फिल्म बैरी सावन के लिए था ना जी? हिंदी और भोजपुरी गीत लेखन में क्या अंतर था, और उस समय उसका क्या अनुभव था आपका भोजपुरी? देखिए, भोजपुरी मेरी मदर टंग है। हाँ। तो मुझे बहुत सुकून मिलता था जब मैं वो गाने लिखता था। जी। मुझे लगता था यार मैं अपने गांव के खलिहान में बैठ के कोई गाना लिख रहा हूँ। हिंदी मेरी भाषा थी और मैं हिंदी में गाना लिखने आया था, तो उसका अपना एक लुत्फ अलग था। सर एक आपके शुरुआती गीतों में से एक गाना था मार के कटारी मार जाइबे का सुरेश वाडेकर और प्रीति सागर ने गाया था। अटरिया हम नहीं चढ़बे। उस गाने की रिकॉर्डिंग का क्या अनुभव है, आपको कुछ ध्यान? वो गाना एक म्यूजिक डायरेक्टर थे श्याम सागर, अच्छा, उन्होंने किया था जी। और ये गाना जहाँ तक मुझे याद है, ये बॉम्बे सेंटर में हुआ था रिकॉर्ड, दादर में। शर्मा जी उस वक्त रिकॉर्डिस्ट थे और मेरी एक्साइटमेंट ऐसी थी कि यार पहला गाना मेरा रिकॉर्ड होने जा रहा है। और उस गाने का मुआवजा मिला था मुझे 500 रुपया। अच्छा। तो मैंने 500 रुपया लेके वहाँ से आया था। तो मैंने सोचा कि अब ये पैसा मैं माँ को लौटाऊंगा पहले गाने का। एक अजीब हादसा हो गया, मैं लोकल ट्रेन में जा रहा था, तो मेरे हाथ में पहले एक डायरी हुआ करती थी ऐसे। उसी डायरी में मेरे गाने लिखे हुए होते थे और जो कुछ होता था उसमें रखता था। मैं लोकल ट्रेन के एकदम कॉर्नर के गेट के पास खड़ा था। मेरे साथ एक एक्टर था भोजपुरी का, ब्रिजेश तिवारी।
वो 6 फीट हाइट वाला आदमी, वो मेरे साथ बेचारा एक लालच में घूमता था कि यार अनजान जी के बेटे हैं, कोई अनजान जी मुझे पिक्चर दिलवा देंगे। तो हम लोग बात करते हुए जा रहे थे और मलाड आ रहे थे पोस्ट ऑफिस में मनी ऑर्डर करने। इतने में वो ज़माने में वो जो पोल होता है ना, ये इलेक्ट्रिक पोल, उसके ऊपर सारे ये जो चोर उचक्के खड़े रहते हैं। एक सेकेंड में किसी ने मेरे इस हाथ पे इतनी ज़ोर से डंडा मारा कि मेरा हाथ इतनी स्वेलिंग हो गई और वो बैग वहीं गिर गया। और मैं ऐसे रेलवे लाइन की तरफ गिर रहा था तो ब्रिजेश ने पकड़ के मुझे अंदर कर लिया, वरना उसी दिन मेरी कहानी खत्म हो जाती। फिर बेचारा वो मलाड आके रोक के मुझे सीट पे लेटा के भागा वहाँ, तब तक तो साले लेके कब का लापता हो गए। तो वो उस पैसे का ये हसर हुआ। फिर दूसरा गाना जब रिकॉर्ड हुआ तब मैंने भेजा। अच्छा सर, मेरी जो बातों का सिलसिला है ना, वो कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा। तो मैं ये एक आपने रोजा और साउथ की कुछ फिल्में छोड़ी थी जी, पापा के बीमारी के कारण। तो रोजा के अलावा और कौन सी फिल्म थी जो बॉम्बे? तो इतनी बड़ी फिल्म, 2 फिल्में, कभी ऐसा फील होता है कि यार? बिल्कुल दुख नहीं होता, क्योंकि मैंने जान के छोड़ी थी और पिताजी के लिए मैं कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार था उस वक्त। अच्छा, क्योंकि मेरी पहली प्राथमिकता मेरे पिताजी थे। हाँ। सर, आपके गीतों में प्रेम, दर्द और भावनाओं की गहरी अभिव्यक्ति होती है। तो जब हम आपको जो स्टोरी सुनाई जाती होगी या बताया जाता होगा, सिचुएशन बताई जाती होगी, तो क्या थॉट चलते हैं उस समय? मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आज का यदि कोई गीतकार बनना चाहता है तो उसकी शुरुआत कैसे हो सकती है? कुछ नहीं सर, आप केवल फिल्मी गानों को खूब सुनो। अच्छा। और कहानी को जीना सीख लो और किरदार को अपने अंदर उतारना। जिस दिन आपको आ गया, आप उस दिन बड़े गीतकार बन जाओगे बिना किसी मेहनत के। मगर वो सीखने में कई बार लोगों को 10-10, 15-15 साल लग जाता है, क्योंकि कहानी किसी और की होती है, वो किरदार कोई और होता है, उसमें आपको ढलना है। एक इंसान को बंदर बनना है तो कैसे बनेगा भाई? बहुत मुश्किल काम है ना। मगर नहीं, बनना पड़ेगा आपको। अगर आप गीतकार बनना चाहते हैं तो उस रंग में आपको रंगना पड़ेगा, वरना मत करो। फिर आप स्वांतः सुखा के लिए कविताएं लिखो, आपके जो मन में आता है लिखो, किताबें छपवाओ, मुशायरे करो, कवि सम्मेलन करो, इधर रुख मत करना। क्योंकि ये लाइन जो है, ये आप अपने लिए कभी नहीं लिखोगे, आपको हमेशा दूसरों के लिए गाने लिखने पड़ेंगे। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि आपने जैसे बोलते हैं शायद 2-2,000 फिल्मों के, नहीं, मैंने 700 फिल्मों के, तो इसका मतलब आपने तो इन सारी फिल्मों के किरदारों को जिया है। डेफिनेटली, वरना वो रंग कैसे मतलब एक्टर के जीने से पहले आपने जी लिया। 100%, क्योंकि कहानी सबसे पहले हम लोगों को सुनाई जाती है। हाँ। तो मतलब आप तो ऐसा लगता है कि आप ये सुन के अच्छे एक्टर भी हो सकते थे। नहीं, एक डॉक्टर हो सकते थे। डायग्नोसिस करना हमको बहुत अच्छे से आ गया था कि इसकी नस कौन सी पकड़ के मैं बता दूं कि इसको क्या बीमारी है। अभी जब हम आ रहे थे ना सर, तो ये हमारे सिनेमाटोग्राफर हैं मनिका, हम लोग यही बात कर रहे थे कि ये मुझे बता रही थी कि सर समीर जी गाना लिखते हैं, वो गाना फिर संगीतकार के पास जाता है, संगीतकार के बाद वो कोरियोग्राफ के लिए जाता है, कोरियोग्राफ के बाद वो एक्टर के पास या एक्ट्रेस के पास जाता है और वो उन पर फिल्माया जाता है। तो ये जहाँ से चेंज शुरू हुई है और उसके बाद वो, और अब तो खैर बहुत समय बदल गया है, लेकिन बहुत समय तक जो है वो मलाई जो है वो सारी एक्टर के नाम ही हो जाती थी। अभी भी हो जाती है, अभी भी पूरा स्टारडम ही खा जाता है इंडस्ट्री का, जितना पैसे से लेके अब तो क्रिएटिव फिल्म में भी उनकी इतनी दखलंदाजी हो गई है कि अक्षय कुमार और शाहरुख खान और सलमान खान गाना पास करेंगे। डायरेक्टर सब चमचे हो गए, किसी की कोई अहमियत नहीं उनके सामने बोलने की। ये भी एक विनाश का बहुत बड़ा कारण बन चुका है। आपका काम एक्टिंग करना है। जब अमिताभ बच्चन ने एक बार केवल पिताजी से बोला था कि अनजान जी प्रकाश जी को बोलिए ना कि वो लाइन बदलवा दें,
तो उन्होंने बोला और उनकी तरफ मुखातिब भी नहीं हुए, उन्होंने बोला कि अनजान जी लंबू को बोलिए, वो एक अच्छा एक्टर है, इसका मतलब है कि वो इंटेलिजेंट आदमी भी नहीं है, उसको बोलो अपना काम करे, 2 शायर बैठे हैं, हमको पता है क्या बदलना है। तो ये रुतबा हुआ करता था। B.R. चोपड़ा के ऑफिस में मैंने आज तक किसी एक्टर को आते नहीं देखा। उनकी कुर्सी के आसपास केवल राइटर हुआ करते थे, और राइटर भी किस क्लास के, राही मासूम, रजा, सतीश भटनागर, अचला नागर। तो वो लोगों को मालूम था कि हमारा कंटेंट हमारा हीरो है, हमारी कहानी हमारी हीरो है। तो सर मतलब एक्टर की इतनी हिम्मत ही नहीं होती थी? अरे सवाल ही नहीं, हिम्मत है कि वो दिलीप कुमार हो कि देवानंद हो कि राज कपूर हो, कोई दखलंदाजी नहीं। ना मजाल है कि किसी डायरेक्टर से के आसिफ ले रहे हो शॉट, महबूब खान, किसी को हिम्मत है कोई इधर उधर हो जाए? तो मतलब वो तो माहौल ही अलग होगा फिर यार। इसीलिए तो बनी ना मुगले आजम, मदर इंडिया, शोले, ये तभी बनी ना जब डायरेक्टर का राज होता था। बोलते हैं कैप्टन ऑफ द शिप। अब यहाँ कैप्टन ऑफ द शिप के हाथ में शिप नहीं है, तो वो तो शिप कहीं ना कहीं डूबनी है ही है। तो अभी जो फिल्में हिट होती हैं उसका क्या क्राइटेरिया है? वो भी तो ऐसी होती होंगी ना भाई? होती हैं, मगर क्या होता है ना कि 500 डुबाने वाले होते हैं तो 1-2 बचाने वाले उसमें आ जाते हैं कहीं से। तो कुछ डायरेक्टर ऐसे हैं जो आज भी उस रंग में काम करते हैं, और वो सरेंडर करके एक्टरों का पांव छूने वाले डायरेक्टर नहीं है। लेकिन सर ये तो हमारी इंडस्ट्री में तो बहुत बदनाम है कि उस समय के जो डायरेक्टर्स होते थे, कोई स्क्रिप्ट नहीं होती थी, मतलब शूटिंग वाले दिन ही नहीं सर, कभी नहीं। हमारे दौर में सारी बाउंड स्क्रिप्ट पहले हो जाती थी। अच्छा। हमको 2-2, 2.5-2.5, 3-3 घंटे का नरेशन देते थे डायरेक्टर, उसके बाद कहाँ फिल्म बनती थी। वो तो बाद में शुरू हुआ जब स्टार हावी हो गए। हाँ। तो वो सेट पे जाके खुद ही डायलॉग लिख रहे हैं। सर किसी भी गीतकार के लिए सबसे मुश्किल हिस्सा क्या होता है? शब्दों का चयन, भावनाओं की अभिव्यक्ति व्यक्त करना, संगीतकारों और निर्देशक के साथ तालमेल, क्या सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली? उस कहानी के, उस किरदार के ख्याल को पकड़ना। जब तक आप एक ख्याल बुन नहीं लोगे तब तक अल्फाज आपको आएंगे नहीं। अल्फाज तो तब आते हैं जब एक स्क्रिप्ट आप रेडी कर लेते हो। अच्छा ये है, मुझे कुछ इस तरह से, इस गली से जाना पड़ेगा, इस तरह से मुझे लिखना, तब लफ्ज़ बहने लगते हैं कि अच्छा लो भाई अभी आया। अगर आप बेवफाई पे सोच रहे हो तब बेवफाई का याद आया, तब बेवफा का याद आएगा। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी आप नहीं, पहले ये ख्याल बुनना पड़ता है। जब ख्याल बुन लेते हो आप अपने ख्यालों में, तब आपको लफ्ज़ मिल जाते हैं उसको आवाज़ देने के लिए। तो सर एक कोई जो डायरेक्टर है उसकी कहानी पे तो पकड़ होती है, क्योंकि उसको पता है मुझे क्या कहानी बननी है, क्या कहानी बनानी। लेकिन वो जो गानों की सिचुएशन है या गाने क्या लिखे जाने हैं, तो वो जब तक गीतकार से नहीं मिल लेता होगा जब तक तो उससे नहीं वो क्लियरिटी होती होगी ना उसके अंदर ना। कि वो तो खाली ये बता सकता कि भाई ये सिचुएशन है, यहाँ पर एक गाना करना है। करेक्ट। और उसको कुछ भी नहीं पता होता होगा कि वो गाने के बोल क्या होंगे, क्या होगा, कुछ नहीं। वो जब सिटिंग होती होगी तब फिर आप लोग बताते होंगे, वहाँ सस्पेंस खुलता है। हाँ, ये भी तो अपने आप में एक अलग ही बिल्कुल बहुत अलग है। एक तरह से देखें तो गीतकार भी एक डायरेक्टर ही हो गया ना। डेफिनेटली भाई, गीतकार जो लिखता है उसके गानों में पूरा डायरेक्टर को विजुअल दिखता है कि क्या क्या मैं इस गाने में अब कर सकता हूँ, क्योंकि उनको शब्द मिल गया, उसको भावना मिल गई। सर आपकी बहुत बड़ी फिल्म है जिसके गाने कल्ट गाने, मतलब जब फिल्म आई थी तब से लेके और अभी तक वो गाने शायद रोज ही हजारों लाखों बार बजाते, रहना तेरे दिल, RSDDM। तो सर मुझे ये बड़ी, मैं कल से आपके साथ हूँ और मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि आपने जितने पॉडकास्ट दिए हैं तो रहना तेरे दिल में के बारे में आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं, और मुझे बड़ा सुकून है कि उस फिल्म का हिस्सा मैं भी रहा हूँ। क्या बात है। और मैं इस तरह से रहा हूँ कि उस फिल्म के लिए मैं मीडिया को लेके गया था न्यूजीलैंड शूटिंग में। तो वो मेरा पहला विदेशी दौरा था मीडिया के साथ।
और हमने वहाँ पर वो 2-3 गाने शूट किए थे और वहाँ का अनुभव बहुत अच्छा था। और मैं आपको बताऊँ, आपको भी पता ही होगा, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि रहना है तेरे दिल में का गाना हमने एयर इंडिया की फ़्लाइट में लॉन्च किया था। बताइए, ये सब सस्पेंस मुझे मालूम ही नहीं था। तो हम लोग जा रहे थे तो वासु जी ने कहा, वासु जी साथ थे, तो उन्होंने कहा कि हम पहली बार किसी फिल्म का गाना फ्लाइट में करें। तो फ्लाइट वालों ने बजाया था गाना वो, और वो हमने पहली बार सुने थे आपके गाने। देखिए, अभी एक कहानी भी एक हो गई मेरी ज़िंदगी का हिस्सा। और सर मैं आपको और बताता हूँ एक किस्सा जो मैंने अपने नोट किया हो, जिससे भूल ना जाऊँ। न्यूजीलैंड में माधवन पर फिल्माया जा रहा था गाना। हम 25-30 पत्रकार खड़े हुए थे, शाम हो गई थी, अंधेरा होने वाला था और शूटिंग की जल्दी थी कि अंधेरा ना हो जाए, बेकार हो जाएगा गाना, शूटिंग खराब हो जाएगी। और गाना था सच कह रहा है दीवाना, और शूटिंग चल रही है, शायद दूसरा टेक होगा, और माधवन रोने लगा। और डायरेक्टर गोविंद मेनन थे ना शायद, गोविंद मेनन ने कहा कि, उसने कैमरामैन की तरफ इशारा किया कि कर लो, चलने दे। और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, जिन भी दर्शकों ने, और शायद आपको पता है, ये बात नहीं पता, कि जब वो गाना बजता है तो वो वास्तव में एक्चुअल में रो रहा है वो। क्या बात, ये होती है तासीर गानों की। देखिए, और मज़े की बात ये थी, जब वो गाना ख़त्म हो गया, शूटिंग ख़त्म हो गई, पैकअप हो गया, तब भी माधवन रो रहा था। ये लोग एक्टर लोग हैं ना भैया, ये लोग तो एक बार उस बहाव में बह जाते हैं तो जल्दी सुई में तो उछल से निकलना मुश्किल। वो सब हम लोग इतने इमोशनल हो गए गाना देख के, और जो पीछे डांसर वांसर भी थे उसमें सपोर्टिंग जो थे, वो सब इमोशनल हो गए थे उसके। इतनी ताकत थी उन शब्दों में, आपके लिखे हुए में। बहुत मतलब ये मैं पहली बार मैंने बताया है कि आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ, इसलिए वो जी जी जी, मुझे भी नहीं बताया था कभी आपने। तो ये थी ताकत। सर मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि वासु भगनानी के बारे में आपने बताया कि आपने कितने, शायद 18-20 फिल्में, 15-20, 27 फिल्में उनके साथ आपने लिखी हैं। और मुझे बताते हुए आपको बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने भी उनके साथ 15-16 फिल्में की हैं, और उसमें से 14 सुपरहिट फिल्में थी। तो तेरा मुझसे पहले का नाता कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तो ये बड़ी कमाल की बात है। और जब मैं आपकी बातें सुन रहा था तो मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से कोई कनेक्ट तो है ही। या आपके साथ 100% हमारा। हरीश जी। सर आपसे 30-35 साल का परिचय, बाद में ओशिवारा पार्क में रोज़ सुबह की मुलाकात ने मुझ जैसे नाचीज़ को आपने जो स्नेह दिया, उसका मैं बहुत शुक्रिया अरे अदा नहीं हरीश करता जी, हूं। आप वेरी डिजर्विंग आदमी हैं, आप पुराने आदमी हैं, आप इंडस्ट्री की रग रग से वाकिफ हैं, मीडिया वर्ल्ड में आपकी बड़ी इज्जत है। तो मैं तो केवल इस वक्त का इंतज़ार कर रहा था कि कोई मोड़ आए और हम साथ जुड़ जाएं। और देखिए इतना अच्छा संयोग बना है, तो ये साथ कुछ ना कुछ रंग तो लाएगा। लाएगा सर, लाएगा, बिल्कुल लाएगा। सर 5000 गाने, जब मैं, जैसे मैंने अपने इंट्रो में बोला था, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, भोजपुरी के अनगिनत गाने, 3 फिल्म फेयर, हजारों अवार्ड, करते क्या इतने अवार्ड्स का? ये तो मुझे तो लग रहा है जो आपने नया घर लिया खाली अवार्ड के चक्कर में लिया, कि वो सब अवार्ड ये कमाल है कि उस घर में मेरे एक अवार्ड नहीं है, सारे जो पहला जो घर था मेरा उसमें उसको मैंने एक तरह से अपनी जिसको बोलते हैं एकेडमी की तरह बना दिया है। और जब लोग आते हैं तो केवल वहाँ अवार्ड देखने आते हैं। जिस दीवार पे आप जाएंगे कोई ना कोई अवार्ड चिपका हुआ मिलेगा आपको। अच्छा, मैं सोचा कि शायद वो छोटी जगह पड़ गई हुई तो इसलिए ना 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 सर, वो तो डुप्लेक्स है, उसमें 5 बेडरूम है मेरे। तो वो तो इससे बड़ी जगह है। मैं तो नई बिल्डिंग है, वो रीडेवलपमेंट में जा रही थी। अच्छा। इसकी वजह से मैं इस बिल्डिंग में आया। ओके। उस वाले घर में तो मैं गया हूँ, इस वाले में भी गया हूँ, उस वाले में तो कई बार आया हूँ मैं। तो सर यदि मैं ऐसी एक फिगर वो पूछूं आपसे, कितने अवार्ड्स होंगे सर? गिना नहीं कभी वैसे। नहीं, वैसे एक रफ 2000, 5000, 1000 के आसपास तो डेफिनेटली है सर। इंडस्ट्री में आर डी बर्मन जैसे
म्यूजिक डायरेक्टर को एक फिल्म फेयर नहीं मिला शायद, मेरा जहाँ तक एक भी नहीं मिला। और लेकिन आज फिल्म फेयर का जो शायद डेब्यू सिंगर का या क्या किसका सिंगर तो R.D. बर्मन के नाम पे है। यही है, ये बस्ती है मुर्दा परस्तों की बस्ती। यहाँ मरने के बाद आपको बाला साहब अपना दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है जी। आपको पद्मश्री और पद्म भूषण मरने के बाद दिया जाता है। ये कौन से ख्याल के लोग हैं? एक आदमी जिस अवार्ड के लिए पूरी ज़िंदगी काम किया, उसके मरने के बाद आप उसको अवार्ड लेके जा रहे हैं, तो क्या हासिल है उसका? उसके जीते जी देखते तो उसको कहीं ना कहीं खुशी होती कि भाई मेरी मेहनत का मुझे कुछ मुआवजा मिला है। सर मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा है कि आपकी पॉपुलैरिटी, आपके गानों की पॉपुलैरिटी और आपने जो रचा बसा है ना, मुझे लग रहा है कि सर घड़ी मत देखिए आप जो मेरी आँख बंद हो रही है। जो आपने रचा बसा है वो मुझे कहीं ये लग रहा है कि मुझे इसका नियम नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि आपको पद्म श्री पास करके फिर वो पद्म भूषण अवार्ड मिलना चाहिए या कुछ ऐसे यदि होता है तो। और मुझे कहीं ये लग रहा है कि साथ में हमारे यहाँ बहुत टाइम बाद भी ऐसे होता है कि बहुत समय बाद भी मिलता है अवार्ड। तो मुझे कहीं ये फीलिंग आ रही है कि पापा को भी पद्म श्री या कुछ ऐसे मिलेगा। दुआ करिए आप लोग, आप तो हमारे बड़े चाहने वाले लोग हैं। मुझे ईश्वर जब चाहेगा मिल जाएगा हरी जी। सर इतने बड़े गीतकार होने के बाद लोग प्यार देते हैं, इज्जत देते हैं, ऑटोग्राफ करते हैं, फ़ोटो करते हैं, कभी आपको ईगो घमंड ऐसा कुछ नहीं? कभी नहीं, उससे मेरा कोई वास्ता ही नहीं। उसको मैंने कहीं बोरे में बंद करके रख दिया है। लेकिन कैसे सर, कोई एक दो गाने कोई लिखता है या मेरे जैसा आदमी सोचे कि यार मैंने 300 फिल्में कर ली हैं, तो एक अंदर से कभी कोई ऐसा थॉट आता है कि यार कौन है मेरे आगे, क्या है? नहीं भारती जी, वो मेरे संस्कारों में, मेरे पिता ने मुझे वो दिया है, वो सब सह जाने की शक्ति और उसमें अपने आप में वो जब्त रखने की ताकत उन्होंने मुझे दी है। और उन्होंने दिया इसलिए भी नहीं दिया, उन्होंने बोला तू केवल मेरा जीवन देख लेना, अच्छा, तुझे समझ में आ जाएगा कि सफलता असफलता का मतलब क्या होता है और उन दोनों के बीच में तेरा किरदार क्या होना चाहिए। मेरे पिताजी को आज भी इंडस्ट्री में गार्डमैन बुलाते हैं। अच्छा, मतलब उनको देख के कभी लगे ही नहीं कि वो इतने बड़े गीतकार हैं। तो मैंने उनको बहुत करीब से जिया है और मेरी कोशिश है कि मैं उनके जैसा बनूं। मैं 5% भी बन जाऊं तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी मेरे लिए। तो ये सब उनका सबक है। तो वो भी एकदम सरल थे? अरे सरल मतलब आप कभी पूछना कि आप अच्छा, मेरे एब्सेंस में किसी भी उस आदमी के साथ जिसके साथ उन्होंने काम किया, अरे बोले कि बाप रे बाप रे बाप, निहायत शरीफ आदमी। मतलब उनको, हम तो फिर भी बहुत पॉलिटिक्स कर लेते हैं, उनको तो पॉलिटिक्स का घर और म्यूजिक डायरेक्टर का सिटिंग रूम बस, उसके ना तो कभी किसी पार्टी में जाना, ना तो घर पे किसी को बुलाना। वो ये लोग फकीर लोग थे, इनका काम के इनको एक ही काम आता था बस, और कुछ नहीं जानते थे। अच्छा, नो पॉलिटिक्स, नो नथिंग, कुछ लेना देना नहीं। सर आज जब हम ऋचा अनिरुद्ध का आप पॉडकास्ट कर रहे थे तो एक बहुत इमोशनल मोमेंट आया था। वो प्रश्न मैंने भी लिखा है। पहला फिल्म फेयर था ना, आपको जैकी श्रॉफ दे रहे थे और पापा को लेके गए थे आप, उनको पैरालाइज था, हो गया था उनको। तो वहाँ पर जो मंजर हुआ सर, एक तो जैकी श्रॉफ ने अवार्ड देना था और उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए बोला कि नहीं ठीक है पापा, आपने बोला कि पापा अवार्ड देंगे, दे सकते हैं। तो वो शक्ति कहाँ से आपको लगता है पापा में आई कि यार, मतलब जो आदमी व्हील चेयर पे है और वो खड़ा हो गया और चल के आ गया लोगों को रोक के, क्या लगता है आपको कहाँ से? यही होता है जब आपका खुद का पुत्र जब है ना, जब हरबंस राय बच्चन ने बोला था ना कि लोगों ने पूछा कि अमिताभ बच्चन को सफल होते देख के आपको कैसा लगता है, तो बोले बहुत खुशी होती है जब चाँद सा बेटा आसमान छूने लगता है।
तो पिता के लिए तो सबसे खुशी का मंजर और सबसे एक्साइटिंग मोमेंट होता है कि जब उसका बेटा उसको वो चीज हासिल करके दे जिसका सपना वो जिंदगी भर देखता रहा। तो बाकी जो आपको तो लगातार मिले थे ना तीनों फिल्म फेयर, तो पहला जब फिल्म फेयर मिला था और दूसरे के भी उस समय पापा थे दूसरे में वाले में थे, पर तब बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे। तब मतलब टोटल बेड रिडन हो गए थे वो। अच्छा, ओके, लेकिन समझते थे मतलब। हाँ, अच्छा, बात थर्ड जब मिला तब तो समझते भी नहीं थे। अच्छा, नहीं समझते थे। ओके, तो उनकी स्पीच है अभी भी वो जो? अरे आप जाके देखो। अच्छा। है, बोला है उन्होंने वहाँ। अच्छा, हाँ वो देखता हूँ मैं। सर एक समय में 100 से अधिक फिल्मों के गाने आप लिख रहे थे और एक दिन में शायद 27 गाने आप लिख रहे थे। सर ये तो मतलब जो तुकबंदी भी करता होगा ना वो भी नहीं कर सकता था, आपने कैसे 27 गाने एक दिन में? कौन से फिल्म थी? मैंने बोला ना कि मैंने नहीं किया था, वो किसी ने करवा लिया था। अब उसकी ताकत पे तो आपको भरोसा रखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो कुछ भी कर सकता है ना। तो बस उसी ने करवाया, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन ये भी ईश्वर का चमत्कार ही वरदान है सर, वरदान है। सर मैं कुछ उन लीजेंड्स के विषय में बात करना चाहता हूँ जो जिनके साथ आपने अनुभव किया, उनको जिया है, उनकी बातें सुनी है, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप यदि बताएंगे, क्योंकि वो लोग है नहीं और आज की जनरेशन को उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। अनजान साहब के बारे में हमने काफ़ी बात कर ली। आनंद बख्शी और मजहू सुल्तानपुरी आपके पसंदीदा गीतकार थे। आनंद बख्शी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस मिजाज के थे वो, और वो भी शायद वो ऐसी तुरंत लिखने वाले थे ना, कोई भी एक मुखड़ा, कोई भी एक लाइन उनको दे दो तो वो जोड़ देते थे। कोई ऐसा किस्सा याद आ रहा है? बख्शी का देखिए, एक तो सबसे बड़ी उनके साथ एक तरह से थी, आर्मी का निकला हुआ आदमी गीतकार बन जाए, ये कैसे हो सकता है यार। ये आदमी जो लड़ाई, गोले बारूद, बंदूक चलाने वाला आदमी, वो शायरी करने लगे। बट यही होता है कि ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये देख के नहीं आती कि आप कहाँ काम करते हैं, आप बैंक में काम करते हैं कि आर्मी में काम करते हैं, आप पहलवान हैं कि आप सीए हैं। ये कुदरत का दिया हुआ वरदान है जो सबको, जिसको दे दे उसको दे दे। वहाँ से निकला हुआ आदमी और पंजाब की मिट्टी का आदमी, उन्होंने पंजाब के फोक को इतनी खूबसूरती से इस्तेमाल किया। और उनके गानों में, जैसे पापा के गानों में यूपी का रंग दिखता था, उनके गानों में जो पंजाबियत नज़र आती थी वो कमाल की थी। और वो भी वही आदमी, जोगी आदमी, मीडिया फीडिया गया तेल लगाने, उनको केवल अपने काम में, शाम की 4 पैक विस्की और 1/4 किलो मटन और 25 सिगरेट और कम से कम 40 पान, उनकी ज़िंदगी इसी में कटी। पान अरे शौकीन, कमाल के शौकीन। अच्छा, तो ये लोग असली कलाकार थे, ये फनकार लोग थे। इनको पैसा, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी कुछ लेना देना नहीं। ओ मस्त हैं, गाने लिख रहे हैं, उसी में खुश हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बस। तो उनके बेटे से मिला हूँ शायद मैं, राकेश से। उनका जो पोता, वो तो डायरेक्टर है ना, वो आशिक बनाया आपका डायरेक्टर वही था ना। हाँ, उस घर में मैं गया हूँ, उससे जो उनका पोता है उससे काफ़ी मेरा। सर मजहू सुल्तानपुरी के बारे में बताइए। अरे बाप रे बाप, मैं मिला हूँ उनसे एक बार। कमाल का व्यक्तित्व। उनको देख के लगता था किसी, बख्शी साहब को देख के कभी लगता ही नहीं था वो शायर है। उनको देख के लगता था शायर की उनकी तो आवाज़ ही बहुत अच्छी बड़ी कमाल की, शायर की पर्सनालिटी, वो जो एक नफासत आवाज़ में, भाषा में, उर्दू का इतना महान विद्वान आदमी, और जो उस आदमी का लिटरेचर, पान खाते थे शायद ना। हाँ, लिटरेचर पे उनका जो गोरा रंग, और अरे और इतनी खूबसूरत पर्सनालिटी, इतने हैंडसम दिखते थे। और वो वाइट कलर का पैजामा, कुर्ता, और फिर कभी कभी वो टोपी लगाते थे कि असली शायरों वाली टोपी। और इतना ही ज़हीन और जेन्युइन आदमी कि उनसे बात करो तो लगता था कि किसी ग्रैंड पेरेंट्स से आप बात कर रहे हैं। मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करते थे। आजा बेटा, घर आजा, सिखाता हूँ तुझे। अच्छा। कभी ये नहीं सोचे कि मेरा कंपटीटर है, मेरे साथ काम, ना 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 ना। और अपने काम पे इतना ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस
कि मैं मजरू सुल्तानपुरी हूँ तो हूँ, और अपने तेवर में उन्होंने काम किया और अलग अलग रंग दिया इंडस्ट्री को कि डायलॉग फॉर्म में कैसे गाने लिखे जाते हैं, नए लफ्ज़ों को इस्तेमाल करने में डरना नहीं चाहिए आदमी को। जो आदमी लिखता है जे हम तुम चोरी से बधे की डोरी से जइयो कहाँ आए हुजूर, तो जे हम तुम चोरी से का इस्तेमाल, और बलम बबुआ बेदर्दी, बलम के साथ बबुआ का इस्तेमाल करना, उन्होंने फोक को, उर्दू को, हिंदी को इतनी अलग अलग तरह से इस्तेमाल किया कि मैं बता नहीं सकता। उनको परिभाषित करना और उनको समझना बहुत मुश्किल काम है। सर मैं बड़ा खुशनसीब मानता हूँ अपने आप को कि मैं ना ये जो क्या आपका जो संस्था है जो IPRS का शुरुआती दौर था, बहुत शुरुआती दौर था। तो मैं उस समय दिल्ली आया था 92 में, और ये शायद मैं बात कर रहा हूँ 93, 94, 95 की कभी। तो ये सारे लोग ना दिल्ली आए थे, आप थे या नहीं थे मुझे पता नहीं, लेकिन नौशाद साहब भी आए थे उसमें, मजरू साहब भी आए थे उसमें, और रवि साहब भी आए थे उसमें, मतलब जितने भी नामचीन थे ना उस समय के सारे आए थे उसमें। जावेद साहब नहीं थे उस समय। तो वो पहली मीटिंग थी, और वो थी दिल्ली फिल्म प्रोड्यूसर के, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था सब कुछ का, जो भी आना जाना खर्चा पानी। तो वो एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो मैं बतौर जर्नलिस्ट गया था उसके अंदर। तो उन सबको मैंने एक साथ देखा था, वो कमाल का था। सर किशोर कुमार का एक किस्सा तो आपने बताया, बाकी तमाम किस्से मैंने सुने। बहुत बड़े बांसुरी वादक हैं, अपना रोनू मजुमदार, उन्होंने भी कई किस्से सुनाए। उनका पॉडकास्ट कराया था मैंने, ललन टॉपर। तो कोई और किस्सा आपको इंटरेस्टिंग किस्सा कुछ ऐसे आपके साथ वाला कोई, आपके कौन से गाने गाए हैं उन्होंने, कुछ याद है आपको? किसने? किशोर साहब ने बहुत कम गाने गाए फिर। अच्छा। ज़्यादा गाने तो डैडी के ही हैं। अच्छा। और डैडी की सारी रिकॉर्डिंग में मैं उनके जाता था यार। हाँ। तो आपका कौन सा गाना गाया? पहली पिक्चर अब आएगा मजा का वो गाना। अच्छा। 16 बरस की कमसिन उमरिया जीने न दे। अच्छा, ओके। और कोई गाना? फिर शिवा शक्ति एक पिक्चर बनी थी, उसमें गाना उन्होंने गाया था। अच्छा। तो ऐसे छोटी मोटी कई फिल्मों में उन्होंने मेरे गाने गाए हैं। अच्छा। लता जी के बारे में कुछ? लता जी से मेरे गाए हैं, मेरे गाने बहुत तो नहीं गाए हैं, मगर चूँकि बहुत ज़बरदस्त इज्जत थी उनकी मेरी नज़र में, तो कभी मैं उनसे उतना खुल के बात नहीं कर पाया। अच्छा। और आशा जी से? आशा जी बहुत सहज औरत हैं, बहुत अच्छी औरत हैं, मगर वो लिहाज वही है क्योंकि वो मेरी माँ के तुल्य हैं, तो मैं उनसे कभी उजूल फजूल बात कभी नहीं करता मैं उनसे। अच्छा। RD बर्मन साहब के? अरे बाप रे बाप, कमाल का आदमी, बच्चा, मतलब बुजुर्ग हो के भी ऐसा लगे कि मैं किसी बच्चे के साथ खेल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, वैसा म्यूजिक डायरेक्टर मुझे मिला नहीं कभी। और इतना दिल का साफ, आईने की तरह साफ आदमी, और असली कलाकार। जब वो गाना क्रिएट करते थे तो उनको कल चेहरा आप देखो तो लगता था कि इस पे पूरा कुदरत का नूर बरस रहा है। मतलब वो भी 24 घंटे संगीत बस केवल उनको और कुछ शौक, पॉलिटिक्स या कुछ नहीं, काम में लगे रहो बस। तो सर आपने तो उनकी सफलता का वो परचम जो लहराता था वो भी देखा है, और जब वो लगातार फिल्में फ्लॉप हुई उनकी तब भी देखा है, और वो जब उन्होंने अपने गम को उसमें कर दिया तो वो समय भी आपने देखा। तो आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ, असफलता चखी आपने? अभी का दौर गया चला है ना, अभी पिछले 5-10 साल से तो उसी दौर से गुजर रहा हूँ। जो सफलता मैंने देखी है वो तो नहीं मिली है ना, ये तो मैं लड़ के कहीं खड़ा हूँ, वरना तो गिराने की पूरी कोशिश इंडस्ट्री की थी मुझे। तो वो एक लड़ाई तो चल रही थी ना, मेरा संघर्ष तो चल ही रहा था। लेकिन सर ये दौर, जो दौर की बात कर रहे हैं आप, ये तो दौर हर इंडस्ट्री के हर, चाहे एक्टर हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे म्यूजिक डायरेक्टर हो, जो भी है, जो भी विधा है हमारे यहाँ,
वो तो सबके साथ ही होते ही है डेफिनेटली ना। सब लड़ रहे हैं ना बेचारे। आज इंडस्ट्री की जब बुरी हालत है तो सब तकलीफ में है ना। नहीं सर, लेकिन वो जो एक टाइम फ्रेम है कि भाई ऐसे मान लिया जाता है कि एक्टर है, म्यूजिक डायरेक्टर है, वो जो भी है, 10 साल 15 साल 20 साल एक मान लिया जाता है कि एक टाइम फ्रेम है कि भाई इसके बाद फिर नए लोग आते हैं, उसके बाद फिर वो तो वो तो एक टाइम फ्रेम है ना, तो उसको संघर्ष की श्रेणी में कैसे लेंगे? सर संघर्ष और कहाँ किस चीज़ के लिए हो? संघर्ष में तो यही सब दौर से आप गुजरते हैं ना। नहीं, अगर सब नॉर्मल चल रहा हो तब संघर्ष काहे का है? आप ये आपका दुर्भाग्य है कि इंडस्ट्री के बुरे फेज में कहीं आप फंसे हुए हैं और आपकी गलती नहीं है, वो उस इंडस्ट्री के उस फेज की गलती है जब जिसमें आप अटक गए। अब हम 200 फिल्में कर रहे थे, पिक्चर घट के 40 पे आ गई, तो उससे लड़ना तो पड़ेगा ना मुझे, उसके लिए संघर्ष। वरना तो वो जो 40 में से मुझे एक भी नहीं मिलेंगी, तो उन 40 में 4 लेने का भी एक संघर्ष होता है ना। नहीं तो सर, ये जो आप जिसे संघर्ष का नाम दे रहे हैं, ऐसे समय में तो आदमी हथियार डाल देता है कि यार मैं तो हो गया, अभी मैं नहीं करता। नहीं वो चीज़ तो मैंने कभी सीखी नहीं है हरीश जी। हथियार डालना तो मैंने मतलब बचपन से आज वो आदमी तक। सोचता है 20 साल मेरा हो गया, अभी मेरा मकान हो गया, बच्चों की वो शादी हो लोग गई, पैसा सोचते बैंक होंगे, बैलेंस है, सब लोग कुछ। सोचते होंगे, मैं ऐसा नहीं सोचता। मैं ये सोचता हूँ कि मुझे वो 20 साल फिर वापस लेके आना है, उसको मुझे जाने नहीं देना है। कैसे जाएगा भाई? अगर मैं लड़ने की वो ताकत रखूँगा तो कभी ना कभी तो जंग जीतनी ही है ना, और हार के बाद ही जीत है। तो मैं तो उसलिए लड़ रहा हूँ ना कि मज़ा आ रहा है कि चलो यार अब आएगा मज़ा। मेरी पिक्चर का नाम था ना अब आएगा मज़ा, तो अब मुझे वही टाइटल लगता है कि अब आएगा मज़ा असली। सर ये जो मज़े की बात है, मैं एक जो आदमी बहुत ऊपर ही पहुंच जाता तो वो ये सोचता है कि यार मेरा 5 स्टार जैसा मेरा घर हो, मेरे पास 2-4 गाड़ियां हो बड़ी, बच्चों की शादी अब जैसे मैं चाहता था वैसे हो गए, और बैंक बैलेंस भी है, सारी सुविधाएं, तो उसके बाद ही मज़ा। भाई इसी दर्द में तो मर गए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आर.डी. बर्मन ना। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने यही जुमला बोला था ना कि सब है। मैंने भी यही जो आप बोले मैंने बोला अच्छा, कि आपके पास बंगला है, गाड़ी है, परिवार है, सब कुछ है, तो किस बात के लिए आप रो रहे हैं भाई? तो बोले वही जो तू समझ नहीं रहा है, सब है मगर जो मेरी सबसे पसंदीदा चीज़ है वही नहीं है। पूरी ज़िंदगी काम किया और सारा काम ही नहीं है, अब बताइए अब क्या करेंगे? बोले तो बेवकूफ़ थे, काहे के रो रहे हैं यार? करोड़ों रुपए हैं, गाड़ियां हैं, बंगला है, जूहू जैसी जगह में एक आदमी का बंगला हो, और वो इसलिए रो रहा है कि उसके पास काम नहीं है। ये कलाकार का दुख है, कोई समझता नहीं। आनंद बख्शी ने मुझे बोला था कि मेरा बस चले तो जो गानों की थैली है मैं तुझे दे दूं। मुझे मेरे मरने का गम नहीं है समीर, मुझे गम है मेरे गीत मर जाएंगे साले मेरे साथ, जो अजन्मे गीत हैं जिनका जन्म ही नहीं हुआ। अगर मैं जिंदा रहता तो मैं उन गीतों को लोगों तक पहुंचा तो सकता था। अब आप क्या बोलेंगे भाई? एक आदमी ने हजारों गाने लिखे और उसका दुख ये है कि उसके जो गाने आने वाले हैं वो मर जाएंगे। तो ये तो केवल कलाकार ही समझ सकता है, और ये वही कलाकार जो समझता है जो सच्चा कलाकार होगा। वरना तो आनंद बख्शी सो गए और अपना पी के दारू पड़े रहते हैं, अरे हटाओ साले को, इतना लिख लिया यार मौज करो। नहीं नहीं नहीं, ये तो लोग खुन्नसी लोग थे ना, ये हार स्वीकार करने को तैयार ही नहीं थे और लड़े आखिरी सांस तक। मरते मरते ऐसी पिक्चर दे के चला गया कि लोग आज भी उसको याद करते हैं, परदेस। 2 दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। तो वो आदमी कभी मरता नहीं। उन्होंने जो गज़ल लिखी थी आखिरी मरते मरते गज़ल लिखी थी, सुभाष जी के सिरहाने पे, मतलब पाँव पे उनका सर था, बोले लिख, ये लिख ले सुभाष आखिरी गज़ल मेरी। अब उनको आहट हो चुकी थी कि अब मैं गया। अच्छा, और गज़ल भी क्या लिखी है कि मैं कोई बर्फ नहीं हूँ जो पिघल जाऊंगा, मैं कोई हर्फ नहीं हूँ जो बदल जाऊंगा, मैं तो जादू हूँ, मैं जादू हूँ, मैं चल जाऊंगा। हुस्न वालों से गुजारिश है कि पर्दा कर लें, मैं तो आशिक हूँ, मजनू हूँ, मचल जाऊंगा। काफिले वाले मुझे छोड़ गए हैं पीछे, काफिले वालों से मैं आगे निकल जाऊंगा,
मैं कोई बर्फ नहीं हूँ जो पिघल जाऊंगा। सोचिए, उनकी आखिरी गजल लिख के जाने वाला वो आदमी है, मरते मरते भी उसको सबसे मोहब्बत जिस चीज से थी कि यार ये एक गजल आ गई है, एक मक्ता दिमाग में आया, अब इसको लिख ही डालूं। आप सोचिए उस आदमी को किस बेइंतहाई मोहब्बत रही होगी ना अपनी शायरी से। ये तो वही किस्सा होगा कि जब अमरीश पुरी अपने आखिरी समय में थे, उन्होंने बताया नहीं था किसी को, तो उन्होंने एक स्टेज प्ले किया था, तो उस प्ले में वो फ्लैट हो गए थे, मतलब गिर गए थे लास्ट में, एकदम ख़त्म हो, मतलब गिर गए थे, मतलब डेथ नहीं हुई थी। फिर वो घर आए, फिर 2 दिन बाद उनका इंतकाल हो गया। तो उन्होंने वहाँ पर स्पीच में बोला था कि इसी के लिए मैं जिया हूँ और इसी के लिए मैं मरा हूँ। दिल दिया है जहाँ भी देंगे आए वतन तेरे लिए, हम जिएंगे और मरेंगे आए वतन तेरे लिए। सर, गुलशन कुमार का और आपका बड़ा, आपकी जोड़ी जो नदीम श्रवण वाली थी, और बहुत आपका मेलजोल रहा। तो गुलशन जी के बारे में इंडस्ट्री को तो खैर क्या, आज की जनरेशन, पिछली जनरेशन, कुछ उनके बारे में कुछ बताएंगे? कमाल का व्यक्तित्व था, एक आदमी, वन मैन आर्मी, एक आदमी जो जूस बेचने वाला आदमी इतना बड़ा अंपायर खड़ा कर दे, तो उसका विजन आप सोचिए। और कमाल का डिसीजन मेकर। ऐसे रास्ते में चलते चलते देखे, ओ भैया एक ज़मीन खरीद ले। अरे भाई ज़मीन खरीद ले मतलब ऐसे बोले जैसे कोई रास्ते का खिलौना नहीं, बोल दिया मतलब अब वो लेना ही लेना है। अच्छा, तो भैया अब इस पिक्चर में मैं 2 करोड़ रुपया दे दूंगा एसजी को। उस जमाने में लोग 1,25,000 में पिक्चर लेते थे, 2 करोड़ दे दूंगा, दे देते थे। इंडस्ट्री को पहली बार म्यूजिक में पैसा है बताने वाला आदमी, ये सारे गामा वालों ने तो जिंदगी भर इंडस्ट्री को चूसा है। उस आदमी ने बोला तुम लोग पागल हो, तुम्हारी ये बहुत बड़ी टेरिटरी है म्यूजिक। मेरा म्यूजिक कभी खुशी गम का 17 करोड़ रुपए में बिका था सोनी को। आप सोच सकते हैं, 17 करोड़ उसकी एक टेरिटरी की प्राइस थी। तो गुलशन जी ने तो म्यूजिक को रिवाइव किया, लोगों को बताया कि म्यूजिक केवल म्यूजिक नहीं है, ये बहुत बड़ा व्यापार है, इसमें बहुत बड़ा पैसा है। और आज हम लोगों को वो बात समझ में आ रही। ये बात तो सही है कि गुलशन जी ने संगीत को वो मुकाम दिया जो बिजनेस बना दिया ना, बना दिया। हाँ, मतलब उन्होंने बहुत सारे लोग, क्रिएटर्स को बोला कि तुम लोग भिखारी नहीं हो, तुम्हारे कला की बहुत कीमत मिल सकती है, तुमको वो चीज़ समझनी पड़ेगी। और आज IPRS बनने के बाद हम लोगों को समझ में आ रहा है कि अरे बाप रे बाप, हम तो बेमोल बिक गए थे यार, इन सालों ने तो हमको बर्बाद कर दिया लूट के म्यूजिक कंपनी वालों ने। सर, आप गुलशन जी से भी मिले हैं, उनके बेटे से भी मिले ही होंगे, तो यदि कंपेयर करें तो वो और बेटे ने कहाँ पहुँचाया अपने पापा के जो लेगेसी थी उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, तो बेटे के बारे में क्या आपका ऑब्जर्वेशन? नहीं, बेटा बहुत स्मार्ट भैया। अच्छा। गुलशन जी यहाँ से खेलते थे, वो यहाँ से खेलता है। अच्छा, उसको मालूम है, बहुत स्मार्ट लड़का है, उसको मालूम है कि नहीं इमोशनल ब्लैकमेल नहीं होना भाई। गुलशन जी तो होते थे बेचारे, बहुत लोग उनको लूटे, बर्बाद किए, मगर ये बंदा अपनी दुनिया का बादशाह आदमी है। ये बिजनेस करना जानता है और केवल बिजनेस जानता है, इसको किसी के इमोशन से कुछ लेना देना नहीं। अच्छा सर, नदीम श्रवण में श्रवण का क्या रोल था? श्रवण केवल नदीम का एक बैकबोन था। अच्छा। श्रवण नदीम के एक ऐसी जगह पे खड़ा था कि जिसके बगैर नदीम जीरो हो जाते थे। श्रवण कभी कोई गाना कंपोज नहीं किया, मगर म्यूजिक का जितना काम होता था वो सब श्रवण के जिम्मे होता था। नदीम मियाँ ट्यून बना के कुछ बोल के चले गए। अच्छा। अब उसको अरेंजर इकट्ठा करना, म्यूजिक बनवाना, रिकॉर्ड करना, सिंगर बुलाना, डबिंग करना, ये सारा काम श्रवण का होता था। अच्छा अच्छा। जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के यहाँ प्यारेलाल। मतलब वो पकड़ और समझ थी उनकी। हाँ भाई, कमाल का म्यूजिक। उस समय तो मेरी समझ से साजिंदे वाला होता था ना। हाँ, और हारमोनियम ऐसा बजाता था कि लगता था कोई गा रहा है, और सीखा हुआ आदमी। उनका खुद का बाप इतना बड़ा आचार्य चतुर्भुज जो थे वो राठौर, चतुर्भुज राठौर।
तो वो उसके रगों में संगीत था भाई। तो सर ये अपना श्रवण राठौर, रूप कुमार राठौर और विनोद राठौर, ये भाई, और एक और भाई हैं सबसे बड़े जो कंपनी में काम करते हैं, उनका फिल्म इंडस्ट्री से कोई वास्ता नहीं। अच्छा, तो इसमें श्रवण ने नदीम के साथ बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया। रूप कुमार राठौर ने भी अपने एक अलग जगह बनाई उन्होंने अपने उसकी। विनोद राठौर ने भी आपके बहुत सारे गाने गाए हैं, लेकिन जैसा आपने बताया कि उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। क्या ना, और अपनी बर्बादी का कारण वो खुद है भैया। बोलते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो उसका टाइम इतना खराब चल रहा था कि वो बर्बाद कर दिया उसने अपने आप को, खुद को। अब उसको भी क्या कसूरवार सह रहा हूँ, शनि की दशा उस पर कोई आ गई होगी, समय का ही चक्कर है। उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी लड़की आई जिसने उसको बर्बाद करके रख दिया। तो आपने बताया कि कलकत्ता में है ना, बहुत बुरे दौर से। सर हम एक दो क्वेश्चन करके पहले एपिसोड का ख़त्म करेंगे, उसके बाद फिर जब नेक्स्ट मीटिंग होगी तब करेंगे आपके साथ। सर आपके जीवन में दो लोगों का मतलब जोड़ी का बहुत महत्व है। पहले दो लोग हैं अनु मलिक। अनु मलिक दो लोग हैं, तो उन दोनों के बारे में बताइए मुझे। अनु मलिक दो लोग हैं, मैं समझा नहीं। सर आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अनु मलिक का मूड जब बनता है, जब वो पहले किस्से कहानियाँ कहते हैं, जब पहुंचते हैं घर में उनके, तो आप पहले किस्से कहानियाँ बताते हैं वो अपने, और पूरी रंगत में आते हैं और पूरे मज़े में आते हैं। उसके बाद फिर उनका मूड बनता है कि चलो अच्छा भाई, हाँ भाई शुरू करते हैं म्यूजिक। तो इसलिए मैंने बोला अनु और मलिक। तो आपने वो किस्सा बताया था, तो वो क्या किस्सा है, मतलब कैसे वो मूड में आते हैं? और भैया देखो, हमारा क्रिएटिव काम जो होता है ना, उसमें लोग बोलते हैं पहले माहौल बनाओ, आर्टिस्ट को मूड में लाओ। तो अन्नू को मूड में लाने के लिए है कि उसको बोलने के लिए छोड़ दो। अच्छा, एक कोई जुमला छोड़ दो, उसके बाद अन्नू को पूरी भड़ास अपनी निकाल लेने दो। उसके बाद अन्नू फुल फॉर्म में आता था कि सर अब आओ काम के टेबल पे। जैसे हम लोग जब बैठते हैं तो ऐसा नहीं कि आते ही काम शुरू हो गया, थोड़ी गपशप मारेंगे, थोड़ी इधर उधर की बात करेंगे, फिर हम कोई मशीन थोड़ी है कि बटन दबाया चालू हो गया। तो वो उसका बड़ा नेचुरल प्रोसेस है वो। लेकिन कमाल के हैं, कमाल का आर्टिस्ट, मतलब कमाल का फनकार, कमाल का लेजेंड आदमी एकदम। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि इंडस्ट्री में तो उनको भी काम आज वही नहीं, उनको उतना सीरियसली लिया नहीं लोगों ने, लोग उसकी अहमियत को समझे नहीं। लोगों ने थोड़ा उसको दूसरी दृष्टि से देखना कि हाँ ऐसे ही है, वो उसकी गहराई को उन्होंने समझा नहीं। जो आदमी बॉर्डर जैसा फिल्म में म्यूजिक दे सकता है, जो एलओसी में जो म्यूजिक दे सकता है, उसके टैलेंट को तो आप नहीं नकार सकते ना भाई। आप उसको सीरियसली लो या मत लो। और उन पर जो आरोप लगे हैं, भैया देखिए, एक इसका नाम ही है आरोप। आरोप की सच्चाई जब तक साबित नहीं हो जाए तब तक उस पर बात करना बेवकूफ़ी है। और जितने आरोप लगे, उस हर चीज़ से एकदम बरी होकर निकल गया बंदा। कैसे निकल गया? इसका मतलब है कि वो आरोप ही था, उसमें सच्चाई नहीं थी कोई। सर ये मेरा आखिरी प्रश्न है इस एपिसोड का। अभी नदीम श्रवण की बात चल रही है, तो पहले तो नदीम के बारे में बताइए कि उसके जैसे कमाल का म्यूजिक डायरेक्टर, गॉड गिफ्ट मेरी समझ, आपका क्या मानना है, वो गॉड गिफ्ट वाला था या? हाँ, 100% बॉर्न कंपोजर था, बॉर्न टैलेंट था। उस आदमी ने कभी म्यूजिक सीखा नहीं था। अच्छा। मगर जैसे जय किशन जी का था, वो कभी हारमोनियम पे गाना नहीं बनाते थे। अच्छा। वो चलते चलते बना जाते थे। वो गिलार्ड में बैठते थे और वहाँ 2 पैग मारने के बाद उनकी धुन बनती थी, और जयपुरी साहब बैठे, हजरत जयपुरी बैठे रहते थे। तो ये लोग बॉर्न कंपोजर हैं। इनको ये नहीं कि गिटार बजेगा तभी ये बनाएंगे, नहीं 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 नहीं। सर आपका तो बहुत, मुझे लगता है कि आपकी जो तिकड़ी है, या कोई और चौथा नाम हो तो आप बताइएगा, नदीम श्रवण और आप, और गुलशन जी के साथ भी बहुत अच्छा रिलेशन था जैसे कि, तो फिर उनका नाम गुलशन कुमार के मर्डर वाले में क्यों? सर इसी को तो हादसा बोलते हैं ना। हादसे सोच के नहीं आते, हो जाते हैं। जब हो जाते हैं तब आपका उस पर कोई बस होता नहीं। आप एक ट्रेन में चल रहे हैं, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया तो आप क्या करेंगे?
तो वो उनके साथ वो एक्सीडेंट हो गया था, उसमें उनका ना कोई कसूर था ना उनका कोई लेना देना था, मगर हो गया। अब एक चीज़ हो गई तो उसको फेस तो करना पड़ेगा। अब ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया तो आपको खिड़की तोड़ के दरवाज़ा तोड़ के निकलना तो पड़ेगा ना, अपनी जान अगर बचानी है तो ये उनका दुर्भाग्य था, ये बैड फेस था जिसमें शिखर पे सवार एक आदमी जीरो ग्राउंड पे पहुंच गया। इसको आप क्या बोलेंगे, बैड लक नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे। एक आदमी जो नंबर 1 कंपोजर रहा हो एकदम जीरो कंपोजर की कैटेगरी में जाके खड़ा हो गया, इसको संजोग नहीं तो क्या बोलेंगे। लेकिन सर मुझे एक बात बताइए आप कि रमेश तुरानी जी का भी नाम इन्वॉल्व हुआ और वो क्लीन केस लड़ा, उन्होंने क्लीन होके निकल गए हो, तो नदीम भी तो ऐसा कर सकते हैं। संजय दत्त ने भी तो फेस किया ना अपने जो, वही गलती तो हुई ना नदीम से, वो डर गया। वो जो टार्चर इन्होंने सहा रमेश तुरानी ने, वो सहने को तैयार नहीं था। वो उसको ये मंजूर नहीं था कि मैं जेल जाऊं। क्यों जेल जाऊं भाई, जब मैंने कोई गुनाह किया ही नहीं तो आप मुझे जेल में क्यों डालोगे। मगर उसको मालूम था अगर मैं हिंदुस्तान में रहूँगा तो यहाँ उठा के डाल देंगे लोग। यहाँ जुडिशरी की जो हालत है आपको पता है, यहाँ सच्चाई की कभी कोई कीमत होती नहीं। अब लड़ते रहो मुकदमा, तारीख पे तारीख मिलती रहेगी। लंदन कोर्ट ने जब दिया बयान तो आप पढ़िएगा कभी वो जजमेंट, आपको समझ में आ जाएगा कि जस्टिस क्या होता है इसी केस के बारे में। और जब मैंने तो एक हियरिंग में मैं था, वहाँ कोर्ट क्या होती है, जज क्या होता है, वकील क्या होता है, वो ऐसा लगे कि आप 7 स्टार होटल में बैठे हो। जज जब आता था तो लगता था कोई भगवान आ गया, और वकील लोग जो बहस करते थे, बाप रे बाप रे बाप, उज्जवल निगम की हालत खराब हो जाती थी। तो ये है ना सर, इसीलिए तो वहाँ जस्टिस मिलता है ना लोगों को। लेकिन केस तो यहाँ हुआ था, तो वहाँ से क्या लेना देना। अरे भाई उसने जब वहाँ असाइलम लिया, अच्छा, तो वो अपने तब तो केस वहीं लड़ेगा ना, तो यहाँ थोड़ी आएगा। और केवल इसलिए लड़ा कि यही एक कंट्री है जहाँ से मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकता हूँ, वरना वहाँ मुझे लपेट के हो सकता, मेरे ऊपर आरोप लगा के मुझे फांसी चढ़ा भी सकते हैं। ये वो मुल्क है, यहाँ कुछ नहीं आप बोल सकते। लेकिन वहाँ का जो डिसीजन है यहाँ पे उससे कोई अरे रमेश तुरानी केस जीते हैं नदीम के, क्योंकि सेम क्लॉज इनके ऊपर फ्रेम किया हुआ था। और जब वहाँ का जजमेंट आया तो इन्होंने उसकी कॉपी मंगवाई। अच्छा, और जज के सामने पेश किया कि सर सेम फ्रेम देखिए आप, और यहाँ तुरंत उनको जमानत मिल गई और केस खत्म हो गया उनका। तो बीइंग क्लोज टू नदीम, आपको नहीं लगता कि जब रमेश जी का डिसीजन आ गया था तब उसको नदीम को तब भी आता तो उसको ही हैज टू फेस द ट्रायल ना। वो लोग वहाँ की जजमेंट को थोड़ी मानेंगे। आपको यहाँ वो साबित आपको यहाँ करना पड़ेगा। यहाँ की कोर्ट अगर आपको क्लीन चिट दे भी देती, मगर प्रोसेस वही होता, आता उसको जेल जाना ही होता। वो टार्चर कर भी सकते थे, कुछ नहीं बोल सकते आप, और उसको उससे गुजरना था ही नहीं। तो पागल है कि यहाँ आए, फिर जिसके लिए इतनी लड़ाई लड़ी और केस जीता, फिर वहीं आके पागल की तरह क्यों आए भाई, नहीं आएगा। हर आदमी की अपनी एक सोच होती है ना। तो आपकी कभी बातचीत हर रोज हर दूसरे तीसरे दिन बात होती है। अच्छा, कांस्टेंट हम टच में रहते हैं। तो वो उसके लिए तो ये दौर जो है बहुत ही कठिन रहा होगा। आप तो चलो भाई मैं तो बोल रहा हूँ कैसे जिंदा है वो, उसी का कलेजा जानता। कोई यदि मतलब जिसने संगीत ही खाया पिया ओढ़ा है, उसका वो भी चला गया। और 1 मैन अगेंस्ट कंट्री लड़ना, कितनी बड़ी लड़ाई है उसने लड़ी है, और कैसे लड़ी है हरीश जी आपको तो पता नहीं। मैं तो एक एक दिन की कहानी मुझे पता है। मैं वो सब कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहता हूँ, मगर मुझे मालूम है कि वो पत्थर का इंसान बन चुका था वो आदमी उसमें। अच्छा, और उसको मालूम था कि अगर मैं हिला तो मेरी पूरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। वो पहाड़ की तरह खड़ा रहा, लड़ा, क्योंकि उसको मालूम था कि मैं इनोसेंट हूँ और मैं अपनी बेगुनाही साबित करके ही रहूँगा। और फाइनली उसने किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसा देना पड़ा था उसको, 8 करोड़ रुपया उस वक्त। अच्छा, एज ए पेनाल्टी। लेकिन यहाँ से जाने के बाद म्यूजिक दिया उन्होंने। अरे कितनी फिल्में, राजवाज ये सब फिल्में वहाँ जाने के बाद ही दी उसने। अच्छा,
तो अभी कोई काम नहीं, अब तो श्रवण के जाने के बाद वही जोड़ी टूटने का चक्कर हो गया। अभी एक लग रही है राज अंदाज 2। अच्छा, देखो अब क्या होता है उसके म्यूजिक का। अभी तो मार्केट में आया है म्यूजिक, उसमें उनका म्यूजिक है और आपके गाने लिखे। थैंक यू वेरी मच सर। हमारा सफ़र अभी आधा ही हुआ है। नहीं सर, हो जाएगा। अब तो हमारा मिलना जुलना जारी रहेगा और ये हमारा सफ़र कंटिन्यू करेंगे हमारी जब भी मुलाकात होती है। डेफिनेटली। तो दोस्तों, ये हमारी बातचीत अभी आधी फर्स्ट एपिसोड में ख़त्म हुआ है और हम दूसरा एपिसोड शीघ्र ही करेंगे, क्योंकि अब समीर साहब को तो हम दिल्ली बुलाते रहेंगे या समीर साहब हमें मुंबई बुलाते रहेंगे और हम जल्दी ही आपको दूसरा एपिसोड भी पेश करेंगे। समीर सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। और इतना लेट हमारा इंटरव्यू शुरू हुआ और आपकी भी आंखें नींद में है और मेरी भी आंखें नींद में है और सारा दिन की बात, काम होना जरूरी था। नींद तो और रातें तो गुजरती ही रहती। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा, बड़ी आत्मीय बातें हुई और बहुत ऐसे भी पर्दे आपने उठाए जिस पे कभी किसी ने बात की ही नहीं थी। हाँ, जो आपको भी नहीं पता। ये एक पॉडकास्ट नहीं, एक दस्तावेज की तरह हो गया है इंटरव्यू। जी सर, शुक्रिया सर। थैंक यू। थैंक यू।